आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम शिक्षा संस्थाओं के बारे में और भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो चल रही है स्कूली स्तर पर, उच्च स्तर पर, उसको वित्त पोषण कहाँ से मिलता है, उसका फाइनेंस का जो एस्पेक्ट है वो कहाँ से पूरा हो रहा है, यानी कि वो सारे वित्त सोर्स जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा कि हाल की जो उच्च शिक्षा की स्थिति, अभी किन परिस्थितियों में उच्च शिक्षा चल रही है, उसकी समस्याएं क्या-क्या हैं, और क्या-क्या इसमें विकास किया जा चुका है आज़ादी से लेके अभी तक। एक ओवरऑल हम समझेंगे कि हाँ, जो बदलाव आए हैं समय के हिसाब से, 90 के दशक में जो बदलाव आया, अभी भूमंडलीकरण के दौर में जो बदलाव आए, तो उससे हमारी उच्च शिक्षा कितनी प्रभावित हुई। तो मुख्य तौर पर जो हमारे फिर विषय रहेंगे आज के चर्चा के, वो रहेगा एनसीएफ, जो कि हमने बात की थी। कल भी कई बच्चों ने बोला था कि मैम एनसीएफ के बारे में भी आप बता दीजिए। ये यूनिट 1 का पार्ट है, लेकिन क्योंकि 2 दिन समय नहीं मिला तो जो जो मुद्दे रह गए उन सारे मुद्दों को कोशिश करके मैं आज की इस प्रेजेंटेशन में लेकर आऊँगी। तो एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। अदरवाइज जब आपसे ओवरऑल पूछा जाता है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के विकास में या भारतीय स्कूली शिक्षा जो है वो किस तरीके से आज़ादी के बाद बढ़ी है, उसका एक एस्पेक्ट एनसीएफ ज़रूर बताना होता है। तो ये एनसीएफ 2005 हम पढ़ेंगे। इग्नू से आप, इग्नू का नाम आप लोगों के लिए ऐसा नहीं होगा कि पहली बार सुना है। इग्नू की बहुत सारी आपने स्टडी सेंटर्स देखे होंगे, बोर्ड लगे हुए देखे होंगे। इग्नू का मेन राजघाट के पास जो बड़ा कैंपस है वो देखा होगा, जहाँ एडमिशन वगैरह लेने के लिए बच्चे जाते हैं। तो इग्नू के बारे में जानेंगे कि कैसे ये दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था को बूस्ट करती है और क्या-क्या इसके आयाम हैं, क्या लाभ हैं इसके, किन लोगों को लाभ है, इसके बारे में। NAAC यानी कि नेक के बारे में हम जानेंगे, जो कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को परखती है कि वो गुणवत्तापूर्ण चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसके बारे में। सहभागी शिक्षा क्या है, असल में ये टर्म क्या है, सहभागी शिक्षा क्या मतलब है, इसके इनके लाभ क्या है, इसका महत्व क्या है, और उच्च शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है, स्कूली शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में हम जानेंगे। पार राष्ट्रीय शिक्षा, पैरा नेशनल एजुकेशन जो है, जो एक देश से दूसरे देश में बैठे हुए बच्चों और शिक्षकों द्वारा एक दूसरे को दी जाती है। भूमंडलीकरण के दौर में इसका बहुत बड़ा महत्व है और उच्च शिक्षा के स्तर पर, टेक्निकल एजुकेशन के स्तर पर ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। एक देश की बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो अपने कुछ कैंपस दूसरे देश में खोलकर या फिर विदाउट कैंपस ऑनलाइन अध्ययन के माध्यम से जो शिक्षा देती है, उसको हम इसमें कवर करते हैं। तो ये कैसे, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसके लाभ क्या हैं उच्च शिक्षा में या टेक्निकल एजुकेशन में या भारत के विकास में, इसकी क्या भूमिका है, ये सारा हम इस विषय में जानेंगे। शिक्षा के विभिन्न वित्त स्रोत, जो कि मैंने बताया है कि कोई भी संस्था चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयाम होता है कि उसको पूंजी चाहिए, उसको धन चाहिए, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, कोई भी सुविधा या अवसरों को जुटाने के लिए। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो कि प्री प्राइमरी से शुरू, पूर्व प्राथमिक स्तर से शुरू हो जाती है और उच्च शिक्षा तक कोशिश करती है कि वो सभी वर्गों, सभी जाति, सभी लिंग के बच्चों को शामिल करे, अधिक से अधिक युवाओं को शिक्षित करे, बच्चों को शिक्षित करे। तो इतनी बड़ी जनसंख्या जिस देश में है, युवाओं की, बच्चों की, विद्यार्थियों की, छात्र छात्राओं की, वहाँ पर वो जो संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं किन किन माध्यमों से उस पूंजी को प्राप्त करती है, धन को प्राप्त करती है, इसके बारे में हम जानेंगे। और नेक्स्ट और लास्ट जो है उच्च शिक्षा का विकास और स्थिति, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस है, वित्त स्रोत पे भी और ये उच्च शिक्षा का विकास और स्थिति, इस पे भी हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें हम वो जो कल पूरा डिस्कशन हो रहा था और कुछ बच्चों ने बोला भी था कि मैम शिक्षा का जो निजीकरण वाला मसला है उसे भी समझना है, तो ये
सारे मसले मैं उच्च शिक्षा का विकास और स्थिति वाले टॉपिक में कवर करवा दूंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एनसीएफ से कि ये दरअसल ये है क्या, ये एनसीएफ, ये शब्द क्या है। तो जो एनसीएफ की बात करें, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इंग्लिश में बोलते हैं इसको, और हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। 2005 में किताबें बदली। आप लोग उस टाइम पे स्कूल में होंगे, तो आप लोगों के अनुभव हैं इसमें शामिल कि उस टाइम पे आप लोगों की स्कूलों की किताबें बदली होंगी, आपकी नहीं तो आपके छोटे भाई बहनों की, किसी रिश्तेदार की, उनके अगर आप नोटिस करें तो एनसीईआरटी ने अपनी पूरी किताबें बदल दी थी। गणित की, समाज विज्ञान की, अंग्रेजी की, हिंदी की, चित्रकला की, सभी। और कुछ नई किताबें भी लेकर आए थे, कुछ नए विषयों की किताबें भी लेकर आए थे, अगर आप याद करें। तो एनसीईआरटी ने किताबें क्यों बदली, ऐसा कैसे हो गया एकदम से किताबें बदल दी? एनसीईआरटी की किताबें बदल गई, कंटेंट काफी बदल गया, उनके चित्र बदल गए, उनके नाम बदल गए किताबों के। तो वो है ये एनसीएफ। वो जो किताबें बदली थी उसका आधार था ये एनसीएफ। दरअसल 2004 जुलाई में विद्यालयों की शिक्षा के लिए जो उनकी पाठ्य पुस्तकें थी, तो ये पाया गया वो पाठ्य पुस्तकें आज के टाइम के हिसाब से उतनी प्रासंगिक नहीं रह गई हैं, उतनी रेलेवेंट नहीं रह गई हैं, उपयोगी नहीं रह गई हैं। और उन किताबों में जो लिखा हुआ ज्ञान है वो भी एक तरफा ज्ञान है, उसमें कुछ और शामिल किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि समय बदला है, समय के साथ बहुत सारे ज्ञान में भी परिवर्तन आया है, और कई सारे समूहों को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं वो किताबें। कई सारे वर्गों के बारे में भी नहीं बता रही हैं किताबें। मैथ्स में बहुत सारे नई तकनीक आ गई है पढ़ाने की, और बहुत सारे नए सूत्र आ गए हैं, लेकिन उनका जिक्र हमारी वो पुरानी किताबें नहीं कर रही हैं। तो इस तरीके की ओवरऑल समस्याएं पाई गई। चित्रकारी उन किताबों में कम है, मोर कंटेंट वाली हैं, उनमें बस लिखा हुआ है, और एंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, 5 से 10 क्वेश्चन, और खाली स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स है, बाकी और कुछ उस किताब में कोई चित्रकारी, कोई पिक्चर, किसी तरीके की एक्टिविटी नहीं है। तो ये हमारी पाठ्य पुस्तकों की कमियां जो हैं, ये हमने पहचान की। तो उन कमियों को खत्म करने के लिए डिसाइड किया गया कि हम इस पूरी पाठ्यचर्या को बदल देंगे। तो इसलिए 2004 में हमने राष्ट्रीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 को विशेषता 1993 की शिक्षा बिना बोझ की रपट की रोशनी में समीक्षा किए जाने का फैसला लिया। मतलब मेरे कहने का ये है कि जब 1993 में, जो कि कल बात भी की थी कि मैम शिक्षा बिना बोझ की जो आई थी, यशपाल कोट जो आई थी, उस पर हमने बात नहीं की। तो एक इससे पहले ये भी आया था कि किताबों में जो दिया हुआ ज्ञान है वो काफ़ी बोझिल है, बच्चों को वो समझ नहीं आता है, बच्चों के लिए वो रुचिकर नहीं है। तो उनकी उस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए हमने पूरी पाठ्यचर्या को बदलने का या उसको समीक्षा करने का फैसला लिया, और पूरी जो ड्राफ्ट सारी किताबें सब बन के आ गई। ये फाइनल 2005 में हो गया था, इसलिए ये एनसीएफ 2005 के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रोफेसर यशपाल हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी और 21 राष्ट्रीय फोकस समूह बने थे। अब ये राष्ट्रीय फोकस समूह क्या है? फोकस समूह है कि आप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप नेट पे सर्च करें एनसीईआरटी नेशनल फोकस ग्रुप्स। तो इसमें आप देखोगे अलग अलग विषयों पे बने हैं, जैसे जेंडर फोकस, जेंडर को ध्यान में रखते हुए एक पूरा बनाया हुआ है कि जेंडर पर आधारित विमर्श कैसा होना चाहिए, उन पर किताबें क्या होनी चाहिए, जेंडर के जो मसले हैं उनको हम समाज विज्ञान में कहाँ कैसे लाएं, समाज विज्ञान की क्या स्थिति है, समाज विज्ञान पर एक पूरा बना हुआ है पूरी किताब की, समाज विज्ञान की दरअसल समस्या क्या है। इन बच्चों को, जैसे जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं तो सामान्यतः उन्हें दोयम दर्जे का माना जाता है, ये माना जाता है कि जिनके नंबर नहीं आते बस वही समाज विज्ञान पढ़ते हैं, नहीं तो बच्चा विज्ञान पढ़ता है, जो होशियार बच्चे होते हैं वो विज्ञान पढ़ते हैं, जो नालायक होते हैं। तो इस तरीके से उस समाज विज्ञान को या आर्ट्स की स्ट्रीम को लगातार धकेला जाता है, उसको असम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो ऐसे 21
अलग अलग विषयों पर, मैथ्स पर, इंग्लिश पर, हिंदी पर, आदिवासी जनजाति समूहों पर, एसटी ग्रुप्स पे, महिलाओं पर, बहुत सारे ऐसे 21 मुद्दों पर 21 राष्ट्रीय फोकस समूह बने, जिन्होंने बताया कि अच्छा इन मसलों पर हमारी किताबों में क्या कमियां हैं, कैसे शामिल करें, अपने सुझाव दिए। ठीक है, तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति बनी और 21 राष्ट्रीय फोकस समूह, छोटे छोटे समूह बने, जिनके अपने अपने मसले थे, अपने अपने मुद्दे थे, एक विषय था जिस पर उन्हें डिटेल में अध्ययन करना था, जानकारी एकत्रित करनी थी और उसके बाद सजेशन देने थे कि अब किताबों में उस विषय को हम किस तरीके से शामिल करेंगे, हमारी नई किताबें कैसी होंगी, ये मसला। इससे आगे अगर हम जाते हैं तो ये एनसीएफ ये सब हो गया जी, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें बच्चों को जो किताबी बोझ है उससे उन्हें मुक्ति दिलानी है, क्योंकि बार बार ये बात बोली जा रही है कि बच्चे पुस्तक केंद्रित हो रहे हैं, बच्चों को जो पुस्तकों में पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा है, सिद्धांतों की बहुत ज़्यादा बात है, हमारी किताबें नॉन रेलेवेंट हो चुकी हैं, वही पुरानी किताबें हैं, वही पुरानी पाठ्यचर्या है। तो ये सब हम शिक्षा बिना बोझ के उसमें हमने पूरी इस समस्या के बारे में जाना था और उनकी उस सिफारिश को, उस सुझाव को हमने आधार बनाते हुए हमने डिसीजन लिया कि हम पूरी की पूरी पाठ्यचर्या, कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक की पूरी पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकों को हम बदल देंगे। तो अब किन सिद्धांतों पर बदलेंगे? दरअसल वो किताबें जो हमारी बदली जाएंगी, किन आधारों पर बदली जाएंगी? तो वो क्या था? पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। तो हम उन किताबों को इस तर्ज पे बदलेंगे कि उसमें उस ज्ञान को भी लाएंगे जो स्कूल के बाहर का ज्ञान है, उनके समुदाय या उनके संदर्भों से पैदा हुआ ज्ञान है। तो हम उन किताबों को कुछ इस तरीके से रचेंगे ताकि बच्चे के लिए जो उसके संदर्भ का ज्ञान है उसको भी कक्षा में लाया जा सके। इसलिए बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं कि आप अपने समुदाय में जाएं और इस विषय पर बात करें। अगर आप एनसीईआरटी की नई किताबें देखेंगे, अपने मित्रों से पूछें वो अपने समुदाय के बारे में क्या सोचते हैं, उनके समुदाय में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। इस तरीके की एक्टिविटी दी जा रही है एनसीईआरटी की। अगर आप 2005 के बाद की किताबें देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे स्कूल के ज्ञान से बाहर का ज्ञान, जो उनके परिवार, उनके समुदाय, उनके स्टेट के कल्चर या जीवन से जुड़ा हुआ ज्ञान है, उसको हम जोड़ रहे हैं। या आप एकदम से पालेंगे, उस अंतर को पालेंगे एक्टिविटीज के थ्रू। बीच बीच में एक पिक्चर बना देंगे और उस पिक्चर में अध्यापक के लिए गतिविधि, छात्र के लिए गतिविधि, कोई कार्टून बना दिया और उस कार्टून के जरिए वो गतिविधि करने के लिए बोला। तो ये पूरा तरीका हम लेकर आए। रटंत प्रणाली से मुक्ति, कोशिश की गई कि हम ऐसी किताबें बनाएं जो सिर्फ रटने को ना बल दें, वो समझने को बल दे, वो गतिविधियों पर आधारित हो। सिर्फ बच्चा रट ले रहा है और एग्जाम में लिख के आ जाता है, नंबर ले आता है, सिर्फ वो ज्ञान नहीं है। बच्चे को समझना होगा, उसको अपनी उन किताबों के साथ अपने जीवन के ज्ञान को जोड़ना होगा, एनालिसिस करना होगा उसको। हम बोल रहे थे ना कि मैम अगर इसमें पूछा कि समीक्षात्मक पूछ लिया, आलोचनात्मक पूछ लिया, तो क्या हम सिर्फ आलोचना लिखें? तो वही कि बच्चा उस विषय के बारे में पूरा तर्क अपना खुद चिंतन कर रहा है, उसकी समीक्षा कर रहा है, उसके अच्छे बुरे आयाम, उसके अवगुण, सब के बारे में सोच पाए। सिर्फ रटे ना कि जो मिल गया है बस किताब में जो लिख दिया है बस उसको रट लो शुरू से लेके अंत तक और नंबर ले आओ। नहीं, उसमें कुछ हिस्से ऐसे होंगे जो हर बच्चा अपने हिसाब से सोच सकेगा। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो हर बच्चा जब जवाब देगा तो वो अलग होंगे, क्योंकि हर बच्चे का संदर्भ अलग होगा, हर बच्चे का सोचने का तरीका अलग होगा। तो ये पूरा एक मसला है। चहुमुखी विकास, बालक का चहुमुखी विकास, कि हमें अपनी किताबें ऐसी लिखनी है, हमें अपनी नई किताबें ऐसी बनानी होंगी जो बच्चे का संपूर्ण विकास करती हो। उसमें उसका शारीरिक विकास होता हो, मानसिक विकास होता हो, बौद्धिक विकास होता हो, आध्यात्मिक विकास होता हो। तो हमें ऐसी किताबें लानी है। और दूसरी बात, जब वो मानसिक विकास करे तो ऐसा नहीं कि वो कुछ विशेष समूह के बारे में ही जानता है, कुछ विशेष वर्गों के कल्चर
संस्कृति, कुछ विशेष त्योहारों के बारे में ही जानता है। कोशिश करेंगे कि हम वो ओवरऑल भारत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, और जब वो और बड़ी कक्षाओं में जाए तो भारत के बाहर का जो ज्ञान है उसको भी समझ सके, उनकी तुलना कर सके। तो इस लिहाज से बच्चे का चहुमुखी विकास होना चाहिए। नेक्स्ट की परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना। हम अपनी पाठ्य पुस्तकों को कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि टीचर्स जो है वो बीच बीच में ही बच्चे का मूल्यांकन कर पाए। ऐसा ना हो कि हमने साल के एंड में जाकर एग्जाम ले लिया, या 3 बार एग्जाम ले लिया, 2 बार एग्जाम ले लिया और बच्चे का मूल्यांकन बता दिया। नहीं, हम परीक्षा को कक्षाओं के भीतर लेकर आएंगे। नॉर्मल गतिविधियों में कक्षा संचालन के दौरान जो मूल्यांकन होता है, हम कुछ वैसा मूल्यांकन करेंगे। तो ये एक उद्देश्य था, ये एक सिद्धांत था कि परीक्षा प्रणाली को हम फ्लेक्सिबल बनाएंगे, रिजिड नहीं बना देंगे कि हर 6 महीने बाद, 4 महीने बाद एक एग्जाम होना है और बस वो एग्जाम आपके जीवन को निर्धारित कर देगा। नहीं, हमें कक्षा के संचालन के दौरान लगातार सतत विकास, कॉन्टिन्यूअस उसका वो करना है। अपनी किताबों के जरिए हमें कुछ ऐसी एक्टिविटी देनी है जिससे टीचर समझ पाए कि ये बच्चा कितना सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, उन किताबों की गतिविधियों के जरिए भी। तो परीक्षा प्रणाली को ओवरऑल लचीला बनाने का, उसको सरल बनाने का, और परीक्षाओं का जो दबाव था, जो कि शिक्षा बिना बोझ के में भी बताया गया था कि परीक्षाओं का बहुत बोझ है टीम बच्चों के ऊपर, मानसिक रूप से वो हमेशा बोझिल महसूस करते हैं, उसको भी हम खत्म कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास। हमारी किताबें ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा प्रजातांत्रिक मूल्यों को, समता, स्वतंत्रता, सहिष्णुता, भाईचारा, अनेकता में एकता, राष्ट्रीय प्रेम, देशभक्ति जैसे कॉन्सेप्ट को आत्मसात कर पाए। इस पे पर्टिकुलर एक चैप्टर नहीं हम देशभक्ति का कर देंगे, या एक पर्टिकुलर चैप्टर हम भाईचारे पे नहीं कर देंगे। वो हम कितना पढ़ा दें उन्हें कि भाईचारा क्या है, ये समानता क्या है। आप सिद्धांत के तौर पर समझा सकते हो, पढ़ा सकते हो, लेकिन अगर उसको जीवन में उतारना है तो आपको कंटेंट में, आपको पुस्तक के बीच, तो हम उस कंटेंट में, उन किताबों में जो लिखा हुआ ज्ञान होगा उनके जरिए ही हम प्रजातांत्रिक मूल्यों को दे दें। और जो स्कूल की पूरी प्रक्रिया होगी, उस पूरी प्रक्रिया में जो जो गतिविधियां करवाई जाएंगी, पूरा स्कूल का जो शेड्यूल होगा, उनके जरिए हम उन बच्चों को प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास कर पाए। तो ये भी एक उद्देश्य सिद्धांत था। पाठ्य पुस्तकों के दबाव को कम करना, कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक केंद्रित ही चीजें हैं जो है, बस पाठ्य पुस्तक याद कर लो, किताबें आप रट लो और आप एग्जाम में पास हो जाओगे। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन पाठ्य पुस्तकों में जो गतिविधियां हैं जिससे आपको समुदाय से जुड़ना है, आपको बीच बीच में प्रोजेक्ट करने हैं, आपको ये अपने समुदाय में जाकर ये बात करनी है कि अच्छा इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, और उसको लिख कर लाना है और टीचर्स के साथ डिस्कस करना है। बीच बीच में किताबों में है कि शिक्षक और छात्र इस विषय पर चर्चा करें, 5-5 छात्रों का एक समूह बना दिया जाए जो इस विषय पर चर्चा करे, इस विषय पर संबंधित स्कूल के बाहर के लोग क्या सोचते हैं, उनके माता पिता इस विषय पर क्या सोचते हैं, इसके बारे में लिख कर लाएं। तो ये सारी जो गतिविधियां दी होती हैं एनसीईआरटी की किताबों में, ये क्या करते हैं, पाठ्य पुस्तकों के दबाव को कम करती है। बच्चे के दिमाग में आता अच्छा ज्ञान वही नहीं है जो इस किताब में लिखा है, कुछ ऐसा भी है जो इस स्कूल से और इन किताबों से बाहर है, लेकिन वो भी ज्ञान है जो कि व्यवहारिक ज्ञान है। तो इन सिद्धांतों की तर्ज पर, इन सिद्धांतों के आधार पर, या इन उद्देश्यों के लिए हमारी पूरी एनसीएफ 2005 जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई, निर्मित की गई, और उनके आधार पर हमारी किताबें रची गई। अब इसमें एक बड़ा मुद्दा आया कि गुणवत्ता, बहुत बहस हुई गुणवत्ता पर कि भाई स्कूली गुणवत्ता से आप क्या समझते हैं, पाठ्यचर्या की गुणवत्ता से आप क्या समझते हैं। बहुत बहस हुई और कुछ मुद्दे निकल गए कि गुणवत्ता के दरअसल आयाम क्या है, क्योंकि उस गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए ही हम किताबें बदल रहे हैं, हम पूरी पाठ्यचर्या बदल रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें, हमारी जो स्कूली शिक्षा है उसकी हमें गुणवत्ता प्राप्त करनी है, जिसके लिए हम अपनी किताबें बदल रहे हैं। ये पूरा एक खर्चीला प्रोसेस है, पुरानी सारी किताबों को हटाना, नई किताबें लाना, फिर उनका आवंटन करना, उतनी पत्री यानी कि उतनी कॉपी उनकी छापना, और जो लोग उन किताबों को लिखते हैं वो पेड होते हैं, वो सब को पैसे दिए जाते हैं, तो उनसे वो किताबें लिखवाना, बड़े बड़े शिक्षाविदों, दार्शनिकों, अध्यापकों की मीटिंग करवाना, ये पूरा जो प्रोसेस होता है बहुत खर्चीला है। तो ये हम क्यों कर रहे थे? क्या हमारे पास ज़्यादा पैसे थे?
नहीं, हमें स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता प्राप्त करनी थी। अब वो गुणवत्ता क्या है, वो क्वालिटी क्या है? तो क्वालिटी क्या है? पहला, सीखने के विभिन्न आयाम, विभिन्न तरीकों से, विभिन्न संदर्भों से सीखना ही गुणवत्ता है। आप सिर्फ एक तरीके से, सिर्फ स्कूली आधार है, या सिर्फ आपकी किताबें हैं और आप सिर्फ उनसे सीख रहे हैं, तो नहीं। सीखना जो है वो विभिन्न तरीकों से है। मित्र से सीख सकता है, शिक्षक अनौपचारिक बातों में भी, ज़रूरी नहीं औपचारिक, अनौपचारिक बातों में भी बहुत सारा ज्ञान मित्र को, छात्र को दे सकता है। आप अपने समुदाय से बहुत सारा कुछ सीख के आते हैं, उनसे कल्चर, मूल्य, बहुत सारी सामुदायिक जानकारियाँ, कोई कौशल, स्किल भी होती है। कई समुदाय कुछ स्किल बहुत अच्छे से जानते हैं, आप वो भी जानते हैं। आप उस पर्टिकुलर समुदाय में चलने वाले जो रीति रिवाज या विश्वास हैं, आप उन्हें सीख लेते हैं, उन्हें जान जाते हैं। तो सीखना जो है वो विभिन्न आयामों से होता है, और हमें इसी गुणवत्ता को, इसी गुण को, यानी कि इसी क्वालिटी को अपने स्कूल के भीतर लाना है, और वहाँ भी हमें विभिन्न तरीकों से, विभिन्न आयामों से जो लर्निंग है उसको शामिल करना है। तो गुणवत्ता से यहाँ ये है। व्यवस्थागत सुधार पूरा वही कि स्कूल की भौतिक व्यवस्था से लेके अवसर उन छात्रों को मिलना, सारी सुविधाएं प्रदान करना, टीचर और स्टूडेंट के रिलेशंस को मजबूत करना, उनको मधुर बनाना, ये पूरा व्यवस्थागत सुधार में है। कि वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को बैठने के लिए असुविधा हो रही है कक्षा में, कक्षा ओवर क्राउडेड है, या फिर टीचर और स्टूडेंट के बीच जो संबंध हैं वो एकदम हम आपके हैं कौन टाइप है, नहीं। उनके बीच मधुर संबंध, मित्रवत संबंध होने चाहिए, कि बच्चा ना केवल पाठ्य पुस्तकों से संबंधित समस्या या स्कूली ज्ञान से संबंधित समस्या पे बात करे, बल्कि अपने अध्यापक से अपनी निजी समस्याओं के बारे में या पारिवारिक समस्याओं के बारे में भी बात कर सके, और उस दबाव से, उस बोझ से बाहर आ सके, और किसी भी तरीके के डिप्रेशन का शिकार ना हो। तो व्यवस्थागत सुधार में ये सारे सुधार हैं, संबंधों को लेकर सुधार है, इमारत को लेकर सुधार है, पढ़ाने के तरीके को लेकर, जिसमें मैंने शिक्षण कार्यक्रम ये आगे बताऊंगी, पढ़ाने के तरीकों को लेकर जो सुधार हैं वो ये शामिल। शिक्षण कार्यक्रम की विभिन्न ये है टीचिंग जो प्रोग्राम्स है, कि विभिन्न तरीके के टीचिंग प्रोग्राम्स देना, टीचर्स को इतना इक्विप्ड बनाना कि वो विभिन्न तरीकों के बच्चों को, जो विभिन्न अभिवृत्तियों, अभिरुचियों वाले हैं, यानी कि उनकी हैबिट्स और उनके जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग है, उनको जाने समझे, उनकी काउंसलिंग कर पाए, और इन सर्विस और प्री सर्विस उन सभी की शिक्षण प्रशिक्षण व्यवस्था में सुधार लाना भी गुणवत्ता का एक आयाम है। आप सिर्फ स्कूल को अच्छा कर दीजिए, लेकिन वहाँ के जो टीचर्स आने वाले हैं, जो पढ़ा रहे हैं या जो पढ़ा रहे हैं पहले से वो अपॉइंटेड हैं, या जो नए टीचर्स अपॉइंट होने वाले हैं, वो दोनों टीचर्स की ट्रेनिंग ऐसी होके आती है जो कि बड़ी फौरी किस्म की है, बहुत हल्के किस्म की है। तो क्या होगा अल्टीमेट, कि वो टीचर्स अपने स्टूडेंट्स से अच्छे संबंध बनाने में असफल होंगे, उस अच्छे ही पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाने में असफल हो जाएंगे, जो कितनी मेहनत के बाद NCF 2005 ने लिखी हैं, उनको पढ़ाने में, समझाने में और उन गतिविधियों को करवाने में असफल हो जाएंगे। तो इसीलिए जो शिक्षण कार्यक्रम है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये भी क्वालिटी का एक आयाम है जिसको हमें मेंटेन करना है। परीक्षा प्रणाली में कई तरीके होने चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, हायर एजुकेशन में परीक्षाओं को लेकर बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। उसमें हाँ एक एग्ज़ाम है और ये आपको प्रेजेंटेशंस वगैरह देनी है और आपको रिमार्क। लेकिन हमारे गुरु थे, हमारे टीचर थे, उन्होंने बड़े अलग अलग तरीक़ों से लेते थे। वो क्लास टेस्ट को भी उस मूल्यांकन में शामिल करते थे, और तो और वो फेस टू फेस इंटरव्यू लेते थे। किसी एक टॉपिक पर बच्चे को लेके बैठ जाते थे 15 मिनट, और सेशन थे सबके। हर दिन 5 बच्चों का या 10 बच्चों का सेशन करते थे। वो दिन फिक्स हो जाता था और बच्चे को बैठाते थे, और जितना भी कंटेंट किया जा चुका है उनसे पूछा कि हाँ आप किस कंटेंट में कंफर्टेबल है, और उसको लेकर उनसे बात की। तो ये भी तरीका था उनका मूल्यांकन का, वो अपनाते थे। तो मेन कहना है कि जो परीक्षा प्रणाली है इसके विविध तरीके, जो परीक्षा लेने के या बच्चे को जांचने के जो विभिन्न तरीके होते हैं, तो हमें उन सभी तरीकों को अपने स्कूलों में शामिल करना है। हमें अपने टीचर्स को इतना वेल इक्विप्ड बनाना है,
वेल ट्रेंड करना है कि वो उन तरीकों को जान पाए। बच्चे का विकास सिर्फ स्कूली किताबों को पढ़ना और नंबर उनको पढ़ के नंबर ले आना नहीं होता है। बच्चे की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होना और उसको आप मूल्यांकित करें, ये इम्पॉर्टेंट है। बच्चा जब स्कूल आता है, अगर वो उसका बहुत एग्रेसिव नेचर है, वो बहुत इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, लेकिन धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है और वो एग्रेशन से वो फ्रेंडली नेचर की तरफ जा रहा है, तो वो भी मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए कि कैसे उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है। अगर वो स्लो लर्नर था, वो पढ़ाई में पीछे था, लेकिन अब वो ना केवल खुद पढ़ रहा है बल्कि कुछ दूसरे मित्रों को भी मदद कर पा रहा है, चीज़ें समझा पा रहा है, तो वो भी पूरा मूल्यांकन का एक मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। सिर्फ लिखित परीक्षा ही बच्चे के जीवन की सफलता और असफलता को निर्धारित नहीं कर सकती। तो हमारी परीक्षा प्रणाली भी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उस गुणवत्ता को, जो स्कूली गुणवत्ता की हम बात कर रहे हैं, उसको ऊपर उठाने में। तो ये एक मसला और था एनसीएफ का। तो एनसीएफ के बारे में हमने जाना कि एनसीएफ शिक्षा बिना बोझ के जो रिकमेंडेशंस आई थी वहां से, उन रिकमेंडेशन को आधार बनाते हुए सारी पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यचर्या की समीक्षा की गई। यशपाल जी की अध्यक्षता में उन्होंने कमिटीज बनाई और फिर उसमें निश्चित किया कि हम किन किन आधारों पर, किन किन सिद्धांतों के आधार पर हम अपनी पाठ्यपुस्तकों को, पाठ्यचर्या को चेंज कर रहे हैं। उसमें एक मसला गुणवत्ता का आया था कि किस गुणवत्ता को हम प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, तो वो ये गुणवत्ताएं हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, जैसे आपके उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत पूछ रखा है चीज़ें, दूरस्थ शिक्षा के बारे में पूछ रखा है कि डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है, तो इसमें इग्नू का जिक्र किया हुआ है। तो दूरस्थ शिक्षा क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं हायर एजुकेशन में जो स्कूली शिक्षा के बाद जो अपने आर्थिक परिस्थितियों के चलते या पारिवारिक परिस्थितियों के चलते वो रेगुलर कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाते, या वो ऐसे इलाकों में रहते हैं, ऐसी जगहों पर रहते हैं कि वो उनके घर के आसपास इस तरीके की व्यवस्थाएं, स्कूल, कॉलेज या कई और संस्थाएं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वो नहीं हैं, लेकिन उन्हें हुनर तो चाहिए, उन्हें पढ़ना है, उन्हें ज्ञान लेने की उनमें शिद्दत है, तो उसके लिए दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिसमें सबसे मुख्य हम बात करते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की, इग्नू की। इग्नू का नाम आप लोगों ने बहुत सुना ही होगा कि आपके भी कई मित्र साथी जो हैं वो शायद इग्नू से बीए कर रहे हों, या आपके जो सीनियर जो आपके बड़े भाई बहन या कोई दोस्त होंगे वो वहाँ से मास्टर्स कर रहे हों, बीएड कर रहे हों, एमबीए कर रहे हों, या कोई ट्रेनिंग कोर्सेज भी इसमें होते हैं। टीचिंग के कुछ छोटे छोटे कोर्सेज हैं, 6 महीने से लेकर पीएचडी तक करवाता है इग्नू। तो इग्नू का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो दूरस्थ शिक्षा के कॉन्टेक्स्ट में इग्नू जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है, इसीलिए क्योंकि इसकी जो शाखाएं हैं, इसकी जो फैलाव है वो केवल भारत में नहीं है, भारत से बाहर भी है। आपको ये बता दूं मैं कि भारत से बाहर भी इग्नू ने अपने स्टडी सेंटर्स बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले, हालांकि सबसे पहला जो मुक्त विश्वविद्यालय था वो आंध्रा मुक्त विश्वविद्यालय था, लेकिन इसके बाद जो इग्नू की स्थापना हुई, और इग्नू आपके सिलेबस में भी है, सितंबर 85 में इसकी स्थापना हुई थी, और इंदिरा गांधी जी के नाम से इसको हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय उन्होंने खोला था। तो ये इग्नू को हम जानते हैं। अब इग्नू किन उद्देश्यों को लेकर खोला गया? सबसे पहले कि वो बड़ी संख्या में लोगों को उच्च ज्ञान और तकनीकी ज्ञान सुलभ करवाना चाहता था। सबसे पहला इग्नू का उद्देश्य यह है कि बड़ी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को उच्च ज्ञान और तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना। दूसरा,
कि जो कुछ विशेष वर्ग हैं, जो कुछ खास ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो सुविधाओं से वंचित है, या महिला वर्ग है, या विकलांग लोग हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में जिन लोगों को दिक्कत है, या कोई ऐसा विशेष समूह या वर्ग है जो पढ़ाई में अभी वंचित है, या धन को लेकर वो अभी बहुत वंचित है, तो उनकी मुख्य उस वर्ग की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर इग्नू खोला गया कि ऐसे वर्गों के शिक्षा के लिए, ऐसे वर्गों को तकनीकी ज्ञान देने के लिए इस तरीके के विश्वविद्यालय की बहुत ज़रूरत है जो डिस्टेंस मोड में चले। दूसरा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में उच्च शिक्षा की संस्थाएं हों, अध्ययन केंद्र हों, ताकि सुविधा की दृष्टि से ये युवाओं के लिए बहुत बेहतर हो, जो रोज़गार कर रहे हैं, यानी कि ऐसे बहुत से युवा युवतियाँ होती हैं जो अपने घर का पालन पोषण करने के लिए, जिनको रोज़गार करना है, जिनको नौकरी करनी है, लेकिन उसके बावजूद उनमें इच्छा होती है कि वो कोई विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, कोई डिग्री लेना चाहते हैं, कोई तकनीकी ज्ञान सीखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए समय का अभाव है, क्योंकि आपको नौकरी करनी है, आप सुबह निकल जाते हैं और शाम को आप आते हैं। एक आपके पास छुट्टी का दिन होता है, सैटरडे होता है, संडे होता है, और तब अधिकतर जो रेगुलर कॉलेजेस और ये होते हैं, ये क्लासेस नहीं लेते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे युवाओं के लिए भी ये जो विश्वविद्यालय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा आपने अध्ययन केंद्र खोले हुए हैं, और उन अध्ययन केंद्रों को भी आपने ऐसे समय पर, ऐसे टाइम पर आप चलाते हो, उसका ऐसा दिन निश्चित करते हो जो सभी बच्चों के लिए कंफर्टेबल हो। दूसरा कि ये इग्नू अपने कोर्सेज के ज़रिए प्रौढ़ शिक्षा को, एडल्ट एजुकेशन को, टेक्निकल नॉलेज को, मॉडर्न नॉलेज को भी बहुत बढ़ावा देता है। इसके बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो कि प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित हैं, जो आरंभिक बाल शिक्षा से संबंधित है। तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स जो स्कूलों में टीचर हो गए हैं, लेकिन उन्हें लगातार अपने कौशल को बढ़ाना है, तो 6-6 महीने के छोटे डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स इन मैथ एजुकेशन, सर्टिफिकेट कोर्स इन ह्यूमन राइट एजुकेशन, ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं। इसी तरीके से तकनीकी ज्ञान के स्तर पर भी। तो ये भी एक कारण है राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय खोलने का, कि आप इस तरीके के ज्ञान को बढ़ावा दे पाएँ। और दूसरा कि इनकी जो पूरी व्यवस्था है वो बहुत ही लचीली है, बहुत ही नए तरीके की है। जैसे हमने इसमें लिखा भी है कि ये ना केवल कंटेंट, मतलब किताबें देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, बल्कि अध्ययन केंद्र भी है इनके बहुत सारे। हर क्षेत्र में कई सारे अध्ययन केंद्र हैं। उन अध्ययन केंद्र में क्लासेस होती हैं इनकी, हफ्ते में 1 या 2 दिन क्लासेस होती हैं। और उसके अलावा भी ये ज्ञान दर्शन जो 2000 में इन्होंने लॉन्च किया था डीडी नेशनल पर, उसके ज़रिए लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं। तो इनके जो तरीके हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं विभिन्न तरीक़ों से अपने बच्चों से, ताकि उनको अनेक तरीक़ों से ज्ञान दे पाएँ। नेक्स्ट कि भारत की जितने युवा हैं और उनको जिस मात्रा में उच्च शिक्षा चाहिए और उसके लिए जितने संस्थान चाहिए, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे इग्नू में जाते हैं बच्चे, जो उन स्कूलों, सॉरी, उन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और उन सब में एडमिशन नहीं ले पाते, या वहाँ की फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा है, और उनकी आर्थिक सीमा है उन बच्चों की कि वो एक हद तक ही फ़ीस दे सकते हैं। तो इग्नू बहुत ही मिनिमम सी फ़ीस में, बहुत कम रुपए में वो सारे कोर्सेज़ कराता है। तो ये सारे उद्देश्य थे इग्नू के खोले जाने के, और इग्नू नो डाउट कि बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही फ्रीक्वेंसी के साथ काम करता है, और साल में 2 बार, मोस्टली कोर्सेज साल में 2 बार इसके ओपन रहते हैं, जो जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। अगर एक बार कोई बच्चा चूक गया एडमिशन लेने में, तो 6 महीने बाद उसको फिर चांस मिल जाता है कि वो एडमिशन ले। इनकी क्लासेज और अपने बच्चों से ये थ्रू मेल और व्हाट्सएप और अन्य तरीक़ों से अपना ऐप
ऐप के ज़रिए कई और तरीक़ों से ये बच्चों से कनेक्ट रहते हैं कि कब क्लासेस है, कब रीडिंग मटेरियल लेने आना है और कब एग्ज़ाम होंगे, असाइनमेंट्स कब सबमिट कराने हैं, असाइनमेंट किस तरीके के हों, क्या लिखा जाना है। तो इन सारे तरीक़ों से ये ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा बच्चों को देता है। तो बहुत ही लचीले, सरल और नए-नए तरीक़ों के ज़रिए इग्नू जो है भारत की जो उच्च शिक्षा की डिमांड है, जो माँग है, उसको पूरा कर रहा है। और इग्नू सभी वर्ग, विशेष तौर पर वंचित वर्ग, जो महिलाएं हैं, विकलांग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति हैं, ओबीसी वर्ग है, गरीब वर्ग, गरीब परिवारों के बच्चे हैं, उनको शिक्षा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और ऐसे स्थानों पर जो लोग रहते हैं, जो इंटीरियर इलाके में रहते हैं, जहाँ पर नज़दीक स्कूल, कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर इग्नू ने अपने अध्ययन केंद्र खोले हुए हैं और उन अध्ययन केंद्रों के माध्यम से न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी इग्नू जो है वो सेवा कर रहा है युवाओं की। तो इग्नू की जो विशेषताएं हैं वो भारतीय उच्च शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके 50 से ज़्यादा कार्यक्रम हैं, 60 से ज़्यादा इसके पाठ्यक्रम हैं और लगातार ये नए-नए कोर्सेज़ हमेशा अपने दायरे में लाता रहता है। तो आप अगर पहले के इग्नू के प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो आप देखेंगे कि इग्नू में अब की तुलना में उसमें कम थे। अब इग्नू ने और ज़्यादा नए-नए प्रोग्राम्स, कोर्सेज़, पीएचडी करा रहा है, हर विषय में पीएचडी करा रहा है। हालाँकि हर विषय के लिए इनके अलग तरीके हैं। जैसे कि अगर आप बीएड करते हैं इग्नू से, तो वहाँ के लिए कुछ ट्रेनिंग और वहाँ के लिए कंपल्सरी कुछ क्लासेस ज़रूरी होती हैं। पीएचडी करते हैं तो उसके कोर्स वर्क के लिए आपको 6 महीने जाना होता है डेली। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं। एमबीए करते हैं तो आपको ट्रेनिंग किसी कंपनी या इंडस्ट्री में ये लोग करवाते हैं। तो ये चीज़ें भी हैं। हर चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही दिन हफ्ते में जाना है। वो मसला अलग है। वो कोर्स के हिसाब से, उसकी डिमांड के हिसाब से ये लोग अपने बच्चों से, अपने छात्रों को बताते हैं, सूचित करते हैं। लेकिन ओवरऑल इग्नू की जो विशेषताएं हैं, इसके जो लाभ और इसका जो महत्व है, वो आप लोग समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट है पार राष्ट्रीय शिक्षा। अब ये पैरा नेशनल एजुकेशन है क्या? दरअसल आज का जो टाइम चल रहा है, भूमंडलीकरण का युग जो हमारा चल रहा है, हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम हमारे देश में, क्योंकि उसका उत्पादन नहीं होता है, या हमारे देश में उत्पादन हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, या हमारे देश में जिस किस्म का गेहूँ है या संतरा है या कोई और खाने की चीज़ है या कोई और चीज़ है, वो डिफरेंट किस्म की है और दूसरे देश में डिफरेंट, चॉकलेट का अगर हम एग्जांपल लें तो हम विदेशों से उसको मंगाते हैं और अपने देश के भी बहुत सारा हमारा रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट जो है, बना हुआ उत्पाद जो है, वो दूसरे देश में जाता है। तो भूमंडलीकरण का मतलब ये है कि सेवाओं के लिए, सुविधाओं के लिए और अवसरों के लिए एक देश दूसरे देश पर निर्भर है। ठीक है, और यही कारण है कि आज की डेट में हर देश अपनी खुद की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, उसे दूसरे देश से संपर्क साधना ही होगा। तो ये एक दूसरे पर निर्भरता को बढ़ाता है, जिसकी वजह से सहयोग करने की भावना बढ़ती है, जिसकी वजह से हम दूसरे देश की शर्तों को मानने में और दूसरा देश हमारी शर्तों को मानने के लिए मजबूर होता है, साझेदारी बढ़ती है। तो जो शिक्षा के क्षेत्र में भी ये जो टाइम है, ये जो भूमंडलीकरण का युग है, ये बड़ा बदलाव लेकर आया। दरअसल पार राष्ट्रीय शिक्षा का मतलब ही ऐसी शिक्षा है जिसमें शिक्षण प्रबंध, जो मैनेजमेंट कर रहे हैं या जो विद्यार्थी हैं, जो टीचर्स हैं, वो दोनों ही विभिन्न देशों में होते हैं। आप यहाँ कोई कोर्स कर रहे हैं, आपका टीचर जो है वो कनाडा में, सिंगापुर में या यूएस, यूके में बैठा है, उसका मैनेजमेंट वहीं की कोई एजेंसी देख रही है। ये पूरा कॉन्सेप्ट होना। तो अभी हम जैसे पढ़ रहे हैं, कोरोना की वजह से ऑनलाइन हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, ये सब उसी तरीके से इनकी क्लासेस चलती हैं। ये मेल के थ्रू, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, रेडियो प्रोग्राम्स के थ्रू, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपना मटेरियल प्रोवाइड करना, और इनके एग्ज़ाम भी इसी तरीके से होते हैं ऑनलाइन। आजकल तो आप लोग देखा ही है कि अब तो भारत में भी बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं वो ऑनलाइन होने लग गए हैं। रिटन जिस तरीके से पेपर पेन जो कॉन्सेप्ट था, तो वो धीरे धीरे भारत में भी ख़त्म हो रहा है। सीधे आप
ऑनलाइन एग्ज़ाम करते हो उसका रिज़ल्ट उस तरीके से आ जाता है, और क्लासेस का तो हम लोगों का एक्सपीरियंस हो ही चुका। तो पार राष्ट्रीय शिक्षा का मतलब ही ये है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था का जो प्रबंध हो रहा है, इसको पढ़ाने वाले जो हैं, इसको पढ़ने वाले जो हैं, जो विद्यार्थी वर्ग है, जो शिक्षक वर्ग है, जो मैनेजमेंट है, वो सभी विभिन्न देशों में स्थित हैं और उनमें आपस में कनेक्शन है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन विदेशी कोई कोर्स है जो यूएस या यूके वगैरह ऑफ़र कर रहे हैं, उसको आप इंडिया में बैठ के आप करते हैं, तो वो एक एग्ज़ाम्पल इसका है। या आप वहाँ की कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ आपने एडमिशन लिया है जो ऑनलाइन मोड में, डिस्टेंस मोड में आपको पढ़ा रही है। तो ये कुछ इसी तरीके से जैसे हम इग्नू पढ़ रहे हैं, वो स्थानीय लेवल पर यानी कि राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रहा है कि बच्चा है सिलीगुड़ी में या बच्चा बैठा है सिक्किम में, लेकिन क्लासेस उसकी जो हैं वो हो रही हैं। हालांकि ये थोड़ा सा अलग है, इसके अध्ययन केंद्र होते हैं, वहाँ पर अध्ययन केंद्रों में भी जाते हैं, लेकिन अगर बच्चा अध्ययन केंद्र में नहीं जाता है, उसको कंटेंट मिल जाता है और वो शिक्षा दर्शन के ज़रिए या रेडियो में जो टीवी पर जो इग्नू के प्रोग्राम्स दिए जाते हैं उनको देखता है और एग्ज़ाम दे देता है। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये उसी तरीके से कि एक देश में बैठा हुआ है बच्चा और वो ऑनलाइन मेथड से, ऑनलाइन तरीक़ों से वहाँ एडमिशन लेता है, फ़ीस सबमिट करता है और क्लासेस लेता है, एग्ज़ाम लेता है। तो ये है। अब ये पूरा मसला हमें समझ आ गया, लेकिन अब इसकी भी इम्पोर्टेंस जो है वो उच्च शिक्षा में बहुत ज़्यादा है, और विशेषता भूमंडलीकरण के युग में जो हमारी उच्च शिक्षा चल रही है, क्योंकि भारत में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराती। हाँ, भारत में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़, बहुत सारी डिग्री, बहुत सारी ट्रेनिंग यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है जिनकी डिमांड बाहरी देशों में है, और वहाँ के यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस का वो हिस्सा है। तो कई बच्चे अगर उनको जानना चाहते हैं, उनका जो सपना है वो वहीं जाकर सेटल होने का, उन कोर्सेज़ को करके किसी कंपनी विशेष का हिस्सा बनने का है, तो उन बच्चों के लिए ये जो पार राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इससे ना केवल उनका उस देश में आने-जाने का खर्चा बचता है, वहाँ रहने का खर्चा बच जाता है, और समय-समय पर वो वहाँ रहते और फिर इंडिया वापस आते, फिर वहाँ जाते। तो ये सारे जो खर्चे हैं, क्योंकि रहना बहुत कॉस्टली होता है किसी भी दूसरे देश में, तो वो मनी उनकी बचती है। एडमिशन फ़ीस और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस तो नो डाउट लगती है, या और जो मेंटेनेंस फ़ीस होती होंगी वो सब ऑनलाइन तरीक़ों से पेमेंट कर दी जाती होगी। तो इसका महत्वपूर्ण स्थान है उच्च शिक्षा में, युवाओं को तकनीकी ज्ञान देने में, उच्च स्तर का ज्ञान देने में, नो डाउट, और एक देश का ज्ञान दूसरे देश में आए, हमारे देश का ज्ञान किसी दूसरे देश में आए, इस चीज़ में जो ये शिक्षा व्यवस्था है, पार राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें इसको बढ़ावा भी देना चाहिए। लेकिन इसके क्या सिर्फ लाभ ही हैं या कुछ हानियाँ भी हैं? ये थोड़ा-सा सोचने का विषय है। दरअसल होता क्या है कि न्यूज़पेपर्स या इसमें आप कई सुनेंगे कि कुछ फ्रॉड यूनिवर्सिटीज़ बन जाती हैं इस नाम पर कि वो यूके में सेटल्ड है, यूएस में सेटल्ड है और इतने मंथ का कोर्स है या इतने ईयर का कोर्स है, और जो एम्बिशियस बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, जो चाहते हैं उनमें एडमिशन लेना, ऐसे देशों की संस्थाओं से जुड़ना, लेकिन मनी के चक्कर में वो इस मेथड को अपनाना चाहते हैं कि वो ऑनलाइन मेथड से पढ़ लें। तो पता चलता है कि उन्होंने ऑनलाइन पैसा-वैसा दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो क्या बोलते हैं, फ्रॉड थी। वो तो थी ही नहीं, वो तो जस्ट ऐसे ही बनाई हुई थी, उसको उस देश ने एफिलिएशन नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर इस चीज़ के बहुत सारे नुकसान भी हैं कि अगर माता-पिता या जो स्टूडेंट है, छात्र-छात्राएँ जो हैं, जो अगर थोड़ी भी उनमें जागरूकता नहीं है और वो थोड़ी भी भूल कर देते हैं, तो वो एक बहुत बड़े चक्कर में, एक बहुत बड़ी समस्या में फँस जाते हैं। ना केवल उनको धन की हानि होती है, बल्कि कोर्स को किए जाने वाला समय 2 साल, 4 साल, 6 महीने जो भी है उसके लिए, उसमें जो उन्होंने अपना समय दिया है, उसका भी नुकसान होता है। उनके जीवन के उतने साल जो हैं वो ख़त्म होते हैं। तो
उसके बाद आप फिर एक कानूनी पचड़े में पड़ते हैं, आप केस करते हैं, क्योंकि मसला देश का नहीं है, तो आपके संविधान या आपके नियम कानून के हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी। अगर विदेशी संस्था है, विदेशी कॉलेज है, विदेशी यूनिवर्सिटी है, तो वो कानूनी मसले बहुत अलग तरीके से लड़े जाते हैं, रिफंड के लिए, पैसों के रिफंड के लिए, तो वो सब एक कठिन मसला होता है। दूसरी बात कि आप किसी ऐसे विषय या आप ऐसे किसी कोर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं विदेशी संस्था में, जो कि ऑनलाइन मेथड, और वो फ्रॉड भी नहीं है, वो ओरिजिनल, मतलब वो एकदम वास्तविक तौर पर स्थापित है, और जिस भी देश में स्थापित है वहाँ उसको एफिलिएशन भी मिला हुआ है, लेकिन उस कोर्स और उसकी दरअसल भारत में कितनी डिमांड है, इसको भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ऐसा भी कोई कोर्स या ऐसी कोई डिग्री या ऐसा कोई ज्ञान अर्जित कर लें जिसकी भारत में मांग नहीं है, तो वो भी फिर आपको अल्टीमेट नुकसान देकर जाता है, अंततः एक नुकसान ही होता है। फिर आप दूसरे, आपको फिर पता चलता है अच्छा मांग किसकी है भारत में, फिर आप वो करते हैं। तो ये सब थोड़ा सा मसला, तो इस तरीके से जब आप उच्च शिक्षा लेने की तरफ या स्कूली शिक्षा के बाद कोई तकनीकी शिक्षा, कोई व्यावसायिक शिक्षा या उच्च शिक्षा, बीए, एमकॉम, एमबीए, बीबीए, ये सब करने की आप सोचते हैं दूसरे देश में, तो इसमें जागरूकता का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी अवेयरनेस, आप कितने ज़्यादा जागरूक हैं, आपके सोर्स ऑफ नॉलेज, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के बारे में ज्ञान है, वो सब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लाभ भी हैं, लेकिन इसमें बरती जाने वाली कुछ सावधानियां भी हैं। अगर वो सावधानियां आप नहीं बरतते हो तो आप एक ऐसे अकादमिक समस्या में फंस जाओगे, एक ऐसे एकेडमिक समस्या में फंस जाओगे जिसका सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा मुश्किल है। तो ये बाल राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में बात होगी। शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप इन चीज़ों को डिटेल में बता के, उसके लाभ और महत्व को बता के, अंत में आप इसकी जो सावधानियां हैं या जो इसकी हानियां हैं उनका ज़रूर जिक्र कर दीजिएगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो। अब ये सहभागी शिक्षा क्या है, ये भी आपके कोर्स में है कि सहभागी शिक्षा, दरअसल ये टर्म क्या, हमने तो सहभागिता पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस में भी आप लोगों ने सहभागिता ये सब पढ़ा होगा। तो सहभागी शिक्षा क्या होता है कि आप नए ज्ञान को या अपने ज्ञान को विस्तार देने के लिए लगातार साझेदारी करते हैं। साझेदारी किनसे करते हैं? संस्थाएं स्कूलों से करती हैं, स्कूल समुदाय से कर रहे हैं, वो एनजीओ से कर रहे हैं, एनजीओ राज्य से कर रहे हैं, राज्य उद्योग शोध संस्थाओं से कर रही हैं, वो उद्योगों से कर रही हैं। यानी कि हमारे समाज में या हमारे देश में जितनी भी संस्थाएं ऐसी हैं जो बच्चे से जुड़ी हुई हैं, जो जन कल्याण से जुड़ी हुई हैं, जो शिक्षा के कार्य से जुड़ी हुई हैं या रोजगार से जुड़ी हुई हैं, उनके बीच में साझेदारी स्थापित कर लेना। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, एनजीओ का टाइप या एनजीओ की साझेदारी या उसका टाइप या उसका जुड़ाव या उसकी सहभागिता स्कूल के साथ होना। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ कुछ एनजीओ बहुत एक्टिव होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो स्कूल ऐसे एरिया में बना हुआ है, एक ऐसे एरिया में वो स्थित है जो कि बालिकाओं के संदर्भ में जहाँ बहुत कम लड़कियाँ पढ़ती हैं, ऐसी जगह पर वो स्कूल है। लड़के पढ़ रहे हैं लेकिन लड़कियां नहीं पढ़ती, और वो एनजीओ ऐसी है जो महिला शिक्षा के लिए काम कर रही है। अब इन दोनों का एक उद्देश्य है, स्कूल भी चाहता है सभी बच्चे लिंग का भेदभाव छोड़ के स्कूलों में शामिल हों, और एनजीओ भी चाहता है कि वो महिला सशक्तिकरण करें। तो एनजीओ स्कूल के साथ किस तरीके से साझेदारी करेगा या किस तरीके से उसमें सहभागी होगा उस स्कूली शिक्षा में, कि वो वहाँ से सारे आंकड़े ले लेगा, सारा डाटा ले लेगा कि कितनी बच्चियां नहीं हैं, दरअसल इस इलाके में कितने बच्चे हैं, उनमें महिलाएं कितनी हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, कितने अभी स्कूल आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, ये सब ले लेगा। और एनजीओ फिर घर घर जाकर उनके माता पिताओं को
जागरूक करने का काम करेगा, उन्हें तरह तरीके के लाभ देने का कि अगर आप अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूल, लड़कियों को भेजते हैं तो हम आपको ये सुविधा देंगे या आपको ये लाभ होगा या ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। इस तरीके से एनजीओ जो है वो प्रमोट कर रहा है। तो एनजीओ के प्रमोट करने से वहाँ स्कूल में लड़कियों की एडमिशन रेट जो है वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपस में क्या हो रही है, इनकी साझेदारी हो रही है, इनके बीच आपस में सहभागिता हो रही है और ये सहभागिता मदद कर रही है ज्ञान के विस्तार में, नए ज्ञान को प्रोत्साहन करने में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग ज्ञान ले सकें उसके लिए। इसी तरीके से कोई उच्च शिक्षा की संस्थान है, सपोज कीजिए, जो ट्रेनिंग देती है किसी पर्टिकुलर कौशल को सिखाने में, और उस एरिया में कुछ उद्योग या फैक्ट्रियां हैं जो कि उस तरीके के ज्ञान के बच्चों की तलाश में रहते हैं, तो ये संस्था उनके साथ टाई अप कर ले या ये उद्योग खुद आकर वहाँ पर अपने एग्जीबिशंस लगाएं। तो उससे क्या होगा कि बच्चे वहाँ से ट्रेंड होंगे, उस संस्था से उस पर्टिकुलर कौशल को, स्किल को सीखेंगे और अल्टीमेट उनके सामने ये होगा कि जी ये उद्योग धंधे या ये फैक्ट्री या ये जो कंपनीज हैं ये हमें हायर कर लेंगे। तो इनके बीच आपस में है कि आप अपने बच्चों को ट्रेंड कीजिए और उन्हें हम हायर करेंगे, उनका एग्जाम लेकर या इंटरव्यू लेकर, जो भी। तो इस तरीके से टाई अप होना। ऐसे ही मैं बोलूँ कि कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है और शोध का कोई इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब शोध या अनुसंधान का कोई वो है, संस्था है, और साथ में ही कोई एनजीओ भी है, वहाँ शोध होते हैं। एनजीओ है जो मेडिकल साइंस में प्रमोट करती है कि नई नई बीमारियों का पता लगाए, उसके लिए वो फंड देती है। ठीक है, और कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो भी मेडिकल साइंस में होने जो एरिया में, हर पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके की खास बीमारी या किस तरीके के खास लोगों को कोई डिफ़िकल्टी होती है, जैसे कि जो सीमेंट उद्योगों के पास जो घर होते हैं या गन्ना मिलों के पास जो घर होते हैं या जो नमक बनाते हैं, जो समुद्रों के पास जो नमक निर्मित होता है, वहाँ जो लोग रह रहे होते हैं उन्हें खास तरीके की कुछ बीमारियाँ हो जाती, कपास काटने वालों को कुछ खास तरीके की बीमारी हो जाती। तो ऐसे एरिया में कुछ एनजीओ हैं वो एक्टिव हैं कि वो उन बीमारियों को जानने और उनका इलाज खोजने के लिए मदद करना चाहती है, और कोई शोध केंद्र है जो इसी तरीके के सेम उद्देश्य के लिए बना है। तो इनमें आपस में टाई अप हो जाएगा, वो एनजीओ फंड करेगी, पैसा देगी इन शोध केंद्रों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इलाज, इसकी वैक्सीनेशन और इसके बचाव के तरीके आप हमें दीजिए, और हम वहाँ अपने एरिया में जाकर उन लोगों को, उन बच्चों या उन युवाओं को, उन इंसानों को वो चीज़ें बांट के आएंगे। तो ये सारे है सहभागी शिक्षा, जो अब इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि शिक्षा अपना विस्तार तब तक नहीं पा सकती जब तक कि उसको समुदाय जो है वो सहभागिता ना दे, उसको राज्य से सहभागिता ना मिले, साझेदारी उसकी उनके साथ ना हो, क्योंकि अल्टीमेट आपको फंड चाहिए, आपको प्रोत्साहन चाहिए, आपको उस समुदाय विशेष में घुसने की परमिशन चाहिए। तो इसका महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है। और आज के टाइम पर जब हम साझेदारी की बात करते हैं, जब हम पीपीपी की बात करते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हम यहाँ तक की बात करते हैं कि कोई भी हमें जन कल्याण का काम करना है तो हम कोशिश करें कि उसमें सरकार का भी योगदान हो और निजी स्तर की संस्थाओं और निजी लोगों का भी योगदान हो। तो हम जब हर क्षेत्र में ये बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी ये रेलिवेंट चीज़ है। तो सहभागी शिक्षा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है शिक्षा के वित्तीय स्रोत, ये दोनों दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, तो वो देखना होगा कि दरअसल वो पूछना क्या चाह रहे हैं और आपको जवाब क्या देने हैं, वो समझने का मसला होगा। तो लेकिन हम इसमें ये समझेंगे कि दरअसल ये जो पूरी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, इतनी आंगनवाड़ी चल रही हैं, इतने प्राइमरी स्कूल्स चल रहे हैं, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, बहुत सारे गवर्नमेंट के ये IITs, NITs, ITI, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस जो गवर्नमेंट के, उनकी बात वो दरअसल चल रहे हैं, तो
कहाँ से चल रहे हैं, क्योंकि उनको बनाने में इतने बड़े बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, इनको बनाने का जो खर्चा आता है, वहाँ बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं जो होती है, जैसे मिड डे मील ही दे रहे हैं, या बच्चों को स्वास्थ्य चेकअप होता है और उनको इंजेक्शन दिया जाता है फ्री में, ये सारी जो चीज़ें, इनके लिए पूंजी चाहिए, धन चाहिए। ठीक है, आप सर्व शिक्षा अभियान करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप चाहते हो कि वो स्कूलों में आए, आप बच्चों को चाहते हो कि पोषण आहार मिले, आप उन्हें भोजन देते हो, आप उन्हें मुफ्त ड्रेस देते हो, आप उन्हें मुफ्त किताबें देते हो, आप उच्च शिक्षा में वंचित वर्ग के बच्चे आए, महिलाएं आए, इसलिए आप उन्हें छात्रवृत्तियां दे रहे हो, है ना, आप उन्हें धन दे रहे हो कि शोध में भी शामिल हो, तो आप उन्हें कुछ मदद कर रहे हो। तो ये सब के लिए पैसा चाहिए, धन। तो ये कहाँ से आता है, इसके स्रोत क्या क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत मुख्य एलिमेंट है। हम गुणवत्ता को जब भी बढ़ाने की बात करते हैं, कोठारी आयोग ने हमेशा बोला कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इसलिए थोड़ी सी चरमराई हुई है क्योंकि इसमें धन की कमी है, पूंजी नहीं लगाई जा रही ज़्यादा, तो इसीलिए हमें अपने बजट का 6% करना है मिनिमम, कम से कम 6 बोला, जो कि अभी 2.8 2.5 इतना है। ठीक है, 3 के थोड़ा सा नज़दीक भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली 3 से नीचे ही जाता है। तो इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे। तो धन के कई सारे स्रोत होते हैं, कई सारे स्रोतों से शिक्षा की संस्थाओं को जो है वो पूंजी प्राप्त होती है, लेकिन अगर हम बात करें तो मोटे तौर पर हम इन्हें 2 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला है सार्वजनिक वित्तीय स्रोत, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस सोर्सेज, और दूसरा है व्यक्तिगत या निजी, यानी कि पर्सनल और प्राइवेट फाइनेंशियल सोर्सेज। तो ये 2 हैं, सार्वजनिक और व्यक्तिगत, जिसको हम प्राइवेट या पर्सनल बोल देते हैं। तो यहाँ व्यक्तिगत या निजी कहने का मतलब ये है कि कोई बहुत अमीर इंसान है और वो अपनी एक संस्था खोल देता है और उसका पूरा खर्चा वो खुद उठाता है, उसकी इमारत बनाने से लेके वहाँ बच्चों को बैठने के लिए डेस्क की सुविधा से लेके, फिर वो जो उनसे फीस लेता है उससे वो अपने टीचर्स को खर्चा देता है या अपने पैसों से खर्चा देता है, वो सब उसका निजी मसला है, उसमें गवर्नमेंट उसको किसी तरीके की मदद नहीं कर रही है। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स खुले थे, आज भी ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो निजी स्तर पर खोले जाते हैं, उनको एफिलिएशन दिया जाता है कि हाँ वहाँ ये सुविधाएं हैं, तो उनको सीबीएसई बोर्ड या उच्च शिक्षा संस्थान से यूजीसी का अप्रूवल ये सब मिल जाता है। लेकिन वहाँ का जो फाइनेंशियल मुद्दा है, जो खर्चे का मुद्दा है, वो फिर वो अपना निजी तौर पर चलाते हैं। आप लोग बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में सुना होगा, वो वही है। तो ये व्यक्तिगत स्रोत, ये बिल्कुल अलग बात हो गई। अब सार्वजनिक स्रोत क्या है, इस पे मेन हमें बात करनी है। तो सार्वजनिक स्रोत में कई तरीके की निधियां होती हैं, कई तरीके के फंड्स होते हैं। सामान्य निधियां होती हैं, स्थानीय निधियां होती हैं, शिक्षा उपकर होते हैं, उपकर, ठीक है, कर सुना होगा, कर टैक्स, तो वही शिक्षा उपकर होते हैं, और सहायता अनुदान होते हैं। इसको हम एक एक करके समझेंगे। तो ये समझ लिया हमने कि बहुत सारे सोर्सेज हालांकि हैं जो शिक्षा की संस्थाओं के वित्तीय ज़रूरतों को, पूंजी की ज़रूरतों को, उनके संचालन को स्मूथ बनाने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम इन्हें 2 भागों में यदि बांटते हैं तो सार्वजनिक और निजी। सार्वजनिक जिसमें सरकार का अंश होता है, निजी जो व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर, प्राइवेट तौर पर अपने पूर्ति की जाती है जिनकी। सार्वजनिक स्तर पर ये 5 है, सामान्य निधियां, स्थानीय निधियां, शिक्षा उपकर, सहायता अनुदान, ये हैं। एक एक करके करते हैं। सामान्य निधियां क्या है? सामान्य निधियां जो केंद्र, जैसे कि फिक्स है कि हाँ जी ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है या केंद्रीय विश्वविद्यालय के से एफिलेटेड जो कॉलेजेस हैं उनसे चल रहा है, ये राज्य का है, ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये स्टेट कॉलेज है, ये स्टेट इंस्टीट्यूट्स है, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है ना, वो तो उनको जो फंड करेंगे वो ये करेंगे।
सिंपल सरल सी बात, केंद्र उनको चलाने के लिए जो उसकी संस्थाएं हैं फंड कर रहा है, जो राज्य की संस्थाएं वो राज्य फंड कर रहा है, अपने अपने उनका जो पूरी सालाना जो आमदनी होती है उनमें से कुछ परसेंट होता है कि इतना शिक्षा के लिए जाएगा, इतना सुरक्षा के लिए जाएगा, इतना कृषि में आर्थिक मदद के लिए जाएगा, इतना सड़कों के निर्माण के लिए जाएगा, इतना परसेंट क्या कहते हैं महिला कल्याण के लिए जाएगा। तो ये अलग अलग हेड्स होते हैं। तो ये सिंपल बात, केंद्र राज्य एनसीईआरटी भी फंड देने का काम करती है स्कूलों को, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, बाल शिक्षा के कॉन्टेक्स्ट में, किताबों के आवंटन के लिए कि उनको मुफ्त बांटा जाए। तो एनसीईआरटी, क्योंकि ये नेशनल लेवल की एक संस्था है। यूजीसी, जैसे कि मैंने बताया था कि यूजीसी कैसे हायर एजुकेशन को देती है, एनसीईआरटी जो स्कूल की मैंने बात की, यूजीसी हायर एजुकेशन को कैसे फंड करती है कि कॉलेजेस, कल मैं जब यूजीसी पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि कॉलेजेस को अनुदान करने वाली एकमात्र एजेंसी है कि वहाँ की जो रिसर्च हो रही हैं, वहाँ के जो खर्चे हो रहे हैं, वहाँ जो लाइब्रेरी में किताबें मंगवाई जा रही हैं, वहाँ के जो टीचर्स या अन्य कर्मचारी जो हैं उनका जो वेतन दिया जा रहा है, इस सब इनसे प्राप्त होने वाली धनराशि, एक ही हो गया। नेक्स्ट, स्थानीय निधियाँ, स्थानीय स्तर पर भी फंड मिलता है। स्पेशली हम यहाँ स्कूल की बात करेंगे कि स्कूलों को कैसे मिलता है। जैसे पंचायती स्कूल्स होते हैं, जो प्राथमिक स्कूल्स हैं, तो पंचायती स्तर पर उनको फंड दिया जाता है। नगर पालिकाएं जो हैं वो भी फंड प्रोवाइड करती हैं, जिला परिषद वो अपने स्तर पर पैसा दे रहे हैं। तो सबके कुछ कुछ पोर्शंस हैं, सबके कुछ कुछ जो नगर निगम के स्कूल्स होंगे वो उनको नगर पालिकाएं दे रही होंगी, जिला परिषद जिला स्कूल्स होंगे उनको वो दे रही होंगी, पंचायती स्तर पर जो गांव में चलने वाला कोई स्कूल है, पंचायत उसे कहीं ना कहीं मदद कर रही है तो वो चल रहे हैं, साथ में कोई और भी मदद कर रहा है लेकिन ये भी कर रहे हैं। तो एक ही संस्था को 2-3 जगहों से भी फंड मिल जाता है। शिक्षा उपकर, अब ये उपकर, कर से उपकर बना है कि स्थानीय संस्थाओं द्वारा कुछ टैक्स भी वसूला जाता है। तो वो जो टैक्स है, वो टैक्स का कुछ हिस्सा जो है वो इन शिक्षा संस्थाओं को दे दिया जाता है। दूसरा कि शासन द्वारा जो भी किसी स्टेट की गवर्नमेंट है वो भी वो अपने टैक्स का, जैसे वो रोड टैक्स ले रही है, वो आपसे सैलरी पे आपके टैक्स काटती है, बहुत सारा इस तरीके से वो टैक्स से पैसा कमाती है, टैक्स से वो पैसा जमा करती है। तो उस टैक्स का एक अंश जो है वो इस तरीके से देती है। इसके भी 3 स्तर हैं, केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय, क्योंकि तीनों स्तरों पर टैक्स वसूला जाता है, केंद्रीय स्थान पर भी, प्रांतीय स्टेट के लेवल पर भी और स्थानीय लेवल पर भी। जैसे चुंगी कर है वो स्थानीय स्तर का कर है, मेले लगते हैं, बाजार लगते हैं, हट लगती हैं, है ना, तो उन सब का जो टैक्स आता है वो स्थानीय स्तर पर उनकी पंचायतों, नगर निगम वगैरह इनके पास आता है। तो ठीक है, तो इनका जो एक अंश है वो भी शिक्षा को दिया जाता है, उस नाम से वसूला भी जाता है और उस नाम से दिया भी जाता है। आप पुस्तक मेला लगाते हैं तो आप उसमें टैक्स लेते हैं, जो जितने पब्लिकेशन हाउस आते हैं, तो उस पैसे को फिर आप शिक्षा के ही किसी काम में और उसमें यूज़ करते हैं। ऐसी स्टेट जो है वो अलग अलग कर लेती है, तो उस कर का एक उपकर जो है वो शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। सहायता अनुदान ये होता है कि आप तो हेल्प के लिए आप किसी तरीके का दान दे रहे हैं। ये 3 तरीके का होता है, सामान्य अनुदान, विशिष्ट अनुदान और समानुपातिक अनुदान। तो सामान्य अनुदान में यह है कि आप बिना किसी खास मकसद के या किसी खास इरादे के आप दान कर, कोई आपका कोई ऐसा खास मकसद, इरादा, कोई विशेष मांग नहीं होती है अनुदान करने की, आप एज सिंपल एज जाकर आप अनुदान करते हैं। वो स्टेट कर सकते हैं, वो निजी स्तर पर बहुत सारे लोग कर सकते हैं। जैसे कि किसी स्कूल से कोई IPS IAS निकल गया, तो वो जब वापस अपने उस गांव या उस जगह पर आता है तो वो चाहता है कि वो अपने उस स्कूल के लिए कुछ दान करे। तो वहाँ पर कोई पैसा, कुछ फंड देकर जाता है कि जी इस स्कूल के आप बिल्डिंग के लिए या बच्चों के डेस्क के लिए या जो भी आपके स्कूल को ज़रूरत हो आप उसके लिए
इन पैसों को प्रयोग में ले आए। उसका कोई मकसद नहीं है, कोई खास उसकी डिमांड नहीं है कि आप मेरी मूर्ति बना दें, आप ये कर दें या आप मेरे नाम के नारे लगवाएं, ऐसा कुछ नहीं। तो इस तरीके के कुछ अनुदान किए जाते हैं, कई समूहों के द्वारा किए जाते हैं, कुछ एनजीओ के द्वारा किए जाते हैं, व्यक्ति विशेष के द्वारा किए जाते हैं कि कुछ एरिया में कोई बड़े पूंजीपति वर्ग हैं, बाहर रहते थे, बहुत सालों बाद आए, उन्हें लगा नहीं अब हमारे इस गांव देहात में ये होना चाहिए, तो वो अनुदान कर दिए, दान करके चले गए। तो इस तरीके के विशिष्ट ज्ञान दान में कोई ना कोई किसी खास मकसद या किसी खास इच्छा से ये अनुदान किया जाता है। स्टेट राज्य भी कई बार इस तरीके का अनुदान करते हैं कि हम इस चीज़ के लिए फंड दे रहे हैं जी, हम तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के लिए अनुदान कर रहे हैं आपको, ये फंड जो है ये इसके लिए जाना चाहिए। या कोई एनजीओ है तो उसका विशिष्ट उद्देश्य है कि जी ये फंड जो है ये महिलाओं को पौष्टिक आहार बांटने के लिए जाना चाहिए जी, ये जो फंड है हम 6 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, इसलिए हम जो ये दान कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए 6 साल तक के बच्चों के हित में इसको यूज़ करें और उसका हमको ब्यौरा दे दें क्या कितने बच्चे हैं क्या है। तो विशिष्ट उद्देश्य हो जाता है जिसके लिए हम दान करते हैं। समानुपातिक ज्ञान इसमें अनुदान इसमें रेशियो होता है, जैसे कई बार स्टेट और राज्य का होता है, कोई संस्था चल रही है तो स्टेट इतना दान देगा, राज्य इतना देगा, ये फिक्स होता है कि इतना समानुपात इतने अनुपात में वो दान दिया जाएगा। तो ये है। अन्य स्रोत क्या है, जैसे कि रिलीजियस संस्थानें जो होती हैं, जैसे मदरसा है या क्रिश्चियन स्कूल्स चल रहे हैं या फिर गुरुद्वारा कमेटी से जो चलने वाले कॉलेजेस हैं और इनके जो स्कूल्स हैं, तो वो जो उनमें अनुदान दिया जाता है वो किसी खास धार्मिक संस्था के द्वारा भी दिया जाता है और उसमें फिर उनका उद्देश्य होता है कि उस खास संस्था में उस धर्म विशेष के कल्चर को, उसके संस्कृति को, उसके तौर तरीकों को प्रमोट किया जाए। मसलन उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ कि गुरुद्वारा कमेटी का कोई कॉलेज है, ठीक है, तो उसमें गुरुद्वारा कमेटी से फंड अगर आता है और वहाँ वो एक बड़ी राशि जो है वो करता है, तो वहाँ कोशिश की जाएगी जो सिखों के पर्व होते हैं, जो सिखों का के तौर तरीके, संस्कार, गुरबाणी वगैरह जो है उसको आप प्रमोट करें उसके ज़रिए। और ये हमारे कल जब मैं पढ़ा रही थी मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार में मैंने पढ़ाया था कि कुछ खास वर्गों को जो कि अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए अगर कुछ खास संस्थाएं खोलनी है, कुछ विशेष संस्थाएं खोलनी है, तो वो खोल सकता है, इसका उन्हें अधिकार है, इसके लिए राज्य उन्हें मना नहीं कर सकता, ये मैंने बताया भी था। तो इसलिए हमारे यहाँ मिशनरीज स्कूल भी बहुत सारे हैं, गुरुद्वारा स्कूल्स हैं बहुत सारे जो उनके फंड से चलते हैं, हमारे यहाँ गुरुकुल्स वगैरह भी हैं और मदरसे हैं जो बड़ी संख्या में चलते हैं और इनको वहाँ से फंड आता है और फिर उनकी कुछ अपनी शर्तें, अपनी नियम कानून ये सब चलते हैं। तो ये मैं अन्य स्रोतों में डाल रही हूँ जिसमें हम धार्मिक अनुदान, इसको आप समझ सकते हैं कि धार्मिक अनुदान के तौर पर। उच्च शिक्षा की स्थिति, अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है और मैंने पिछले 2 दिन में और आज के आधे दिन में जो भी पढ़ाया है उस सबको अगर आपके दिमाग में है तो आप इस आंसर को कर लेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, जो कि पूछ लिया जाता है उच्च शिक्षा पर, और लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं कि भारत में उच्च शिक्षा का विकास का अध्ययन की व्याख्या करने के साथ साथ इसकी तात्कालीन परिस्थितियों पर प्रकाश डालें। सपोज कीजिए क्वेश्चन आया तो आपसे 2 हिस्सों में ये चाह रहा है कि आप ये भी बताएं कि हाँ भारत में जो उच्च शिक्षा है वो कैसे समय के अनुसार बढ़ी है, उसका प्रोग्रेस हुआ है, और साथ में कि आज हमारी उच्च शिक्षा जो है वो कहाँ खड़ी हुई है, क्या समस्याएं हैं, क्या उसकी अच्छाइयाँ हैं, क्या उसमें बुराइयाँ हैं, क्या कमियां हैं, कहाँ हमें काम करना है, ये सब जानना चाहता है वो, है ना, ये सवाल आपसे। तो इसीलिए आपको जो मैंने पहले दिन पढ़ाया था कि उच्च शिक्षा के लिए कैसे जब हमारा देश आज़ाद हो रहा है
और 1948 में जो हमारी राधा कृष्ण आयोग बन रहा है, जो विश्वविद्यालय आयोग बन रहा है, उसकी जो सिफारिशें हैं उसमें जो महत्व बताया गया है, वहाँ से लेके कोठारी ने जो बात की है कि हमें उच्च शिक्षा के लिए और कितनी नई संस्थानें खोलनी हैं, क्या क्या समस्याएं हैं उच्च शिक्षा के स्तर पर। और फिर इसके बाद हमने यूजीसी पढ़ा और नेक मैं आपको बताऊंगी। नेक जो है वो नेक को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय प्रत्ययन एवं मूल्यांकन परिषद। ये क्या काम करती है कि जो उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ की जो भौतिक गुणवत्ता है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का, वहाँ की लाइब्रेरी का, लैबोरेटरीज़ का, वहाँ बच्चों के बैठने के लिए जो डेस्क्स हैं उनका, वहाँ होने वाले एक्सपेरिमेंट या वहाँ जो साल भर की गतिविधि हुई, उन सब का अध्ययन करके उसको ग्रेड देती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। आपने सुना भी होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के फलाना कॉलेज को इस बार ए ग्रेड मिल गया, A+ मिल गया, इसको बी मिल गया, पिछली बार इसका ए था इस बार बी हो गया, या किसी का पिछले साल बी था उसका इस साल ए हो गया। तो ये ग्रेड होते हैं कि वो जैसे बच्चे को उसका मूल्यांकन करके हम बता देते हैं जी ये ग्रेड में, बी ग्रेड में, सी ग्रेड। इसी तरीके से जो उच्च शिक्षा की संस्थानें हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स, डिपार्टमेंट, उनके द्वारा साल भर या 2 साल की हुई जो गतिविधियां हैं उनको मापकर, उनकी भौतिक परिस्थितियों को मापकर, उनके यहाँ बच्चों के रिजल्ट को समझते हुए, बच्चों और टीचर्स के बीच के इंटरैक्शंस और प्रोग्राम्स, इन सब का आंकलन करके वो ग्रेड देते हैं। और इससे ये साबित होता है कि हाँ ये कॉलेज जो है ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत प्रभावशाली है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मोस्टली फिर उसके एडमिशन या बच्चों का वहाँ पर पढ़ने का जो दिलचस्पी होती है, जो इंटरेस्ट होता है, वो भी बढ़ता है। तो नेक जो है वो ये सारा काम करता है। ये एक मसला हो गया। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि अब उच्च शिक्षा का, तो उच्च शिक्षा के इस क्वेश्चन पे अगर आपसे पूछते हैं कि इसका विकास और इसकी तत्कालीन परिस्थितियों पे चर्चा करें, तो आप उसमें बताएंगे कि हाँ अलग-अलग आयोगों ने किस तरीके से इसको, इसकी महत्व को, इसकी समस्याओं को, जो मैंने समस्याएं बताई थी उन पर प्रकाश डालते हुए शॉर्ट में बताएंगे। और फिर कौन-कौन सी संस्थाएं हैं जो आज हमारे उच्च शिक्षा के विकास में जुड़ती चली गई। कैसे राधा कृष्ण कमेटी आई, फिर हमारा आंध्रा विश्वविद्यालय खुल रहा है, इग्नू खुल रहा है, हमारा यूजीसी खुल रहा है, हमारे यहाँ नेक भी है, आपका एसओएल जैसी संस्थाएं भी हैं, वो बताएंगे। आज भूमंडलीकरण के दौर में कैसे हमारी जो भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था है वो विदेशी संस्थानों और विदेशी उनसे भी जुड़ने का मंच प्रदान करती है। सहभागिता हम लोग कर रहे हैं, शिक्षा में सहभागिता लाने की बात कर रहे हैं। तो इस पूरे कंटेंट को जो मैंने इस 2.5 दिन में पढ़ाया है, कल 2 दिन और आज का आधा दिन, इसमें जो भी मैंने बताया है, इसको पूरे को समझते हुए ओवरऑल इसका कुछ पार्ट आप लिख देंगे कि हाँ हमारे भारतीय जो शिक्षा है वो किस तरीके से, भारतीय उच्च शिक्षा जो है वो किस तरीके से बढ़ी है आज़ादी के बाद, कि आज़ादी के बाद कौन सा सबसे पहला आयोग आया, उनकी रिकमेंडेशंस क्या थी, उसके बाद कोठारी आया, उसके बाद क्या कहते हैं कुछ और आयोग भी आए, एक है, मैं नाम अभी भूल रही हूँ, जिन्होंने निजी कोर्सेज और निजी फीस वगैरह लेने के लिए भी रिकमेंडेशन दी थी, जिसका बहुत विरोध हुआ था, निजीकरण को बढ़ावा देने की बात की थी। तो वो सारा भी है। और उसी के साथ साथ समय बदला, तो आज क्योंकि भूमंडलीकरण अपने चरम पर है, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अपने चरम पर है, तो उसमें जो हमारी शिक्षा है वो इन सारी संस्थाओं के माध्यम से, पार राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से, सहभागी शिक्षा के माध्यम से, यूजीसी, नेक, इग्नू, एसओएल के माध्यम से कैसे अपनी गुणवत्ता को बनाए रखने का काम करती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शिक्षा का प्रचार हो, इसके लिए काम कर रही हैं। हमारे जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज़ और डिस्टेंस में जो कोर्सेज चल रहे हैं वो,
साथ ही साथ कि यूजीसी किस तरीके से फंड प्रोवाइड कराने का काम करती है, शोधों को महत्व देने का काम कर रही है, नेक कैसे गुणवत्ता को मेंटेन रखें इसका आकलन समय समय पर करती है, उन्हें ग्रेड देती है, और जो ग्रेड है वो ऐसा नहीं है छुपा के कोई कॉलेज रख ले, वो पब्लिश होता है, वो सबको पता होता है कौन से कॉलेज को क्या ग्रेड मिला, तुरंत आप तो ये सब हमें बताना होगा स्टार्टिंग से। उसके बाद जब हम इसकी बात करेंगे कि उच्च शिक्षा की समस्याएं क्या हैं, तो हम उस सवाल के जो जब हम एंड में जाएंगे कि भारतीय उच्च शिक्षा का विकास इस तरीके से हो गया, ये संस्थानें हैं जो कि मैंने पीछे जिक्र किया, ये सब संस्थानें भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था की कोई गुणवत्ता माप रहा है, कोई उसको फंड दे रहा है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रचार हो तो इसलिए ओपन या डिस्टेंस मोड में चल रही हैं, कोई विदेशी संस्थानों के साथ जुड़ रहे हैं बच्चे, सहभागिता हो रही है, ये सब आप बताते जाएंगे संस्थानों के स्तर पर किस तरीके से योगदान हो रहा है, पाठ्य पुस्तकों के स्तर पर किस तरीके से बदलाव की मांग हो रही है, ये सारी चीज़ें हैं। नए नए कोर्सेज कैसे आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, नए नए कोर्सेज भी लाए जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि हाँ, लेकिन इस सब के बावजूद भारतीय उच्च शिक्षा में बहुत विकास हुआ है। यहाँ आई थिंक 600 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसको आप चेक कर लेंगे, क्योंकि ये फैक्चुअल नॉलेज है कि अभी आज के दिन में कितनी नई यूनिवर्सिटीज़ खुल गई, और कुछ हज़ारों में इसके कॉलेजेस हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे कॉलेजेस खुले हैं, जबकि स्टार्टिंग में इतने कॉलेजेस और आई थिंक 17 या 11 यूनिवर्सिटीज़ थी, तो बहुत कम था। वहाँ से हम यहाँ आए हैं, तो ये बड़ी हमारी बोले कि एक लंबी दूरी थी जो हमने तय कर ली। हमने ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जो उनकी उच्च शिक्षा की मांग थी उसको पूरा करने की कोशिश तो की है, नो डाउट कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा ओपन यूनिवर्सिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस मोड में एजुकेशन देने की कोशिश की, हमने रेगुलर ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस खोलने की, यूनिवर्सिटीज़ खोलने की, IITs, ITIs, NITs खोलने की कोशिश की है। तो बहुत कुछ हमने कर लिया है, एक लंबी दूरी, एक लंबा फासला जो है हमने पार कर लिया है, लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय शिक्षा व्यवस्था की कुछ समस्याएं हैं जो आज भी बरकरार हैं, और इनफैक्ट कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं जो नई हैं, जैसे निजीकरण का मसला, तो कुछ नई समस्याएं हैं, फ्रॉड यूनिवर्सिटीज़ का मसला, धोखेधड़ी का मसला, ये नई तरीके की समस्याएं हैं जो ये इंटरनेट की दुनिया में कुछ बढ़ भी गई हैं, लेकिन इनका समस्या का समाधान पाना भी इसी दुनिया से संभव है, इस इंटरनेट की दुनिया में ही उसका समाधान है। तो उन समस्याओं के बारे में एक एक करके हम बात कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूँगी। सबसे पहला है कि बढ़ता निजीकरण। अब निजीकरण क्या है कि जो इसलिए भी नुकसानदायक होता है कि इसमें अमीर वर्ग जो है वो पढ़ लेते हैं, गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाते, और भारत में आज भी गरीब वर्ग कौन है, जो या तो अनुसूचित है, अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है, पिछड़े वर्ग का है, या किसी ऐसे जगहों या समुदाय से आता है जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम हैं। तो इन बच्चों को जब शिक्षा नहीं दी जाती है, तो हम अपने संविधान का जो समानता का एक मूल्य है कि हम सबके साथ समता का व्यवहार करेंगे, सबको सेम अपॉर्चुनिटी देंगे, सबको समान अवसर प्रदान करेंगे, तो वो नहीं मिल पाता है। अगर जितना ज़्यादा निजीकरण होगा, उतने ज़्यादा हमारा एक ऐसा वर्ग उच्च शिक्षा से बाहर होता जाएगा जो कि वंचित है, आर्थिक रूप से वंचित समूह में आता है। इसमें महिलाएं भी बहुत ज़्यादा हटेंगी, क्योंकि महिलाओं पर फिर वही बात की, क्योंकि पितृसत्तात्मक देश है, अगर माता पिता के पास पैसा सीमित है तो वो चाहेंगे अपने घर के लड़के को पढ़ाना, लड़की को नहीं पढ़ाएंगे। तो ऑलरेडी भारत में महिलाओं का उच्च शिक्षा का जो दर है, 12वीं के बाद जो शिक्षा प्राप्त करने की जो संख्या है वो कम है। मैं शहरों की बात नहीं कर रही हूँ, आप थोड़ा सा गाँव में जाइए, गाँव में भी ऐसे इंटीरियर इलाके में जाइए जहाँ पर संस्थाएं घर के आसपास नहीं है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में नहीं है, वहाँ जाइए तो वहाँ पता चलेगा कि असलियत क्या है। तो आज भी भारत में जो उच्च शिक्षा है, विश्वविद्यालय शिक्षा है, वहाँ पर महिलाओं की संख्या, विकलांगों की संख्या, SC, ST, OBC की संख्या जो है वो कम है। तो निजीकरण इस समस्या को और बढ़ा देता है।
तो बढ़ता निजीकरण। अब निजीकरण से हमारे प्रजातांत्रिक मूल्य, हमारा समान अवसर पाने का जो अधिकार है, उस पर ठेस पहुंचती है। दूसरा, फीस बढ़ोतरी कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कहाँ तो बच्चों को ये होना चाहिए कि मुफ्त की तरफ हम बढ़े, जैसे हमने स्कूली शिक्षा दी, लेकिन क्या हो रहा है कि जो सरकारी संस्थाएं भी हैं, जो सरकारी कॉलेजेस या सरकारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वहाँ पर भी कुछ सेल्फ फाइनेंशियल कोर्स चला दे रहे हैं, निजी धन से चलने वाले कोर्स, जिनकी फ़ीस जो है वो अन्य कोर्सेज से बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मल एक सरकारी संस्था में किसी साल का लग रहा है 6,000 या 10,000 रुपये, तो उस जगह पता चलता है 50,000 रुपये का वो सेल्फ फाइनेंशियल कोर्स चल रहा है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो फीस में बढ़ोतरी हो रही है, ओवरऑल फीस में बढ़ोतरी हो रही है। आज BA, MA, B.Ed वगैरह करने की भी जो फीस है वो भी बढ़ रही है, और क्योंकि निजीकरण बढ़ रहा है तो सिर्फ यही नहीं कि कोई निजी संस्था खुल गई, अलग कोई प्राइवेट कॉलेज खुल गया, कोई यूनिवर्सिटी खुल गई, वो नहीं। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें भी बहुत सारे कोर्स, नए कोर्स के नाम पर ऐसे लाए जाते हैं जो निजी धन से चल रहे होते हैं, सेल्फ फाइनेंस होते हैं, बच्चों के द्वारा एकत्र की गई पूंजी से टीचर्स को खर्चा, टीचर्स का और वहाँ के मेंटेनेंस का, इमारत का खर्चा चलाया जाता है, तो वो फीस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक समस्या हमारी बढ़ रही है आज के टाइम पर, तो जिसकी वजह से हम और भी ज़्यादा उच्च शिक्षा से दूर हो जाते हैं, उन कोर्सेज से दूर हो जाते हैं। संख्या का कम होना, संख्या मतलब उच्च शिक्षा की जो संस्थानें हैं, जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि IIT की बात करें तो IIT 7 IIT हैं, ये क्या है भारत में? इतने कम IIT, और बाकी जो युवा हैं वो प्राइवेट में जाते हैं, प्राइवेट में जहाँ की गुणवत्ता निश्चित नहीं है, जहाँ फीस बहुत ज़्यादा है। तो NITs, IITs, MBBS की जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बहुत कम है गवर्नमेंट। तो ये सब एक बड़ी समस्या है कि जब हमारा देश सबसे बड़ा युवाओं वाला देश है, तो उस युवा की मांग होगी ज्ञान की प्राप्ति, वो युवा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसको ऐसी संस्थाएं चाहिए, तो उन संस्थाओं की कमी है हमारे पास। गवर्नमेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और कहीं प्राइवेट भी, जो कि कम फीस पर चलते हों, ऐसे नहीं हैं। तो हमारे उच्च शिक्षा की संस्थाएं जो हैं वो बहुत ही कम संख्या में हैं, तो वो मांग पूरी नहीं कर पाते। भौतिक सुविधाओं का अभाव, जहाँ पर संस्थाएं हैं भी, जो गवर्नमेंट कॉलेज और स्कूल्स चल रहे हैं, वहाँ पर भी कई जगहों पर, यूपी का एक अध्ययन आया था, बिहार का एक अध्ययन आया था कि बीमारू राज्य इनको बोला जाता है, बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, ऐसे करके हैं। तो इन स्टेट्स में जो उच्च शिक्षा की संस्थानें चल रही हैं, वहाँ पता चलता है कि बच्चों के बैठने के डेस्क नहीं हैं, वहाँ पर स्टाफ रूम्स, पर्सनल स्टाफ रूम्स नहीं हैं, अलग सुविधाएं जो हैं, बच्चों के प्रयोगशाला या जो उनकी लाइब्रेरी होनी चाहिए, वहाँ जिस स्तर की किताबें होनी चाहिए वो नहीं है। बहुत सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिनके कॉलेजेस में ये असुविधाएं हैं, तो भौतिक असुविधाओं का अभाव बहुत है। हमें दिल्ली में चलने वाले विश्वविद्यालय, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ को नहीं देखना है, हमें दिल्ली से बाहर को भी देखना है। तो हम देखेंगे दिल्ली के ही कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस इतने बुरी स्थिति में चलते हैं, धन का वहाँ अभाव रहता है, पूंजी नहीं होती। तो इससे भी बदतर स्थिति में कुछ उच्च शिक्षा संस्थाएं चल रही हैं, सिर्फ कागज़ों में बच्चों का नाम होता है, वहाँ क्लासेस नहीं हो रही होती हैं, या वहाँ पर कमरे ही उतने नहीं होते जितने चाहिए, वहाँ वो प्रयोगशाला नहीं है, जो वो कोर्स करवा रहे हैं साइंस के, उनके लिए जो ज़रूरी प्रयोगशाला चाहिए वही नहीं है, खेल की सुविधाएं नहीं हैं, अन्य सुविधाएं, कैंटीन, पानी, ये सब सुविधाएं नहीं हैं, बाथरूम्स अच्छे नहीं हैं। तो ये सारी असुविधाएं आज भी भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था के में बनी हुई है। शोध गुणवत्ता की कमी, भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था जो संस्थान हैं वो अभी भी गुणवत्ता युक्त शोध नहीं करवा पा रहे। यहाँ पर जो होने वाले शोध हैं, जिनके लिए सरकारें इतना खर्च पैसा करती हैं, वो उनके रिजल्ट जो हैं वो गुणवत्तापूर्ण नहीं होते, और मुख्य जो विषय होने चाहिए, कई बार विषयों को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो जो उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसका एक मुख्य कार्य है कि शिक्षण के साथ साथ वो
शोध भी करवाएं ताकि नए ज्ञान का निर्माण होता रहे। लेकिन ये जो शोध हैं या तो बहुत कम मात्रा में हो रहे हैं या फिर उस गुणवत्ता के नहीं हो रहे हैं जिससे हम नया ज्ञान निर्मित कर सकें, नए सिद्धांत खोज सकें। तो सिद्धांतों को खोजने में, नए ज्ञान का निर्माण करने में भारतीय उच्च शिक्षा जो है वो फेलियर है, विफल हो रही है। परीक्षा प्रणाली में बदलाव नहीं, वही जो थोड़ी देर पहले मैंने अपना ही एग्जाम्पल देकर बताया था कि भारतीय उच्च शिक्षा की जो परीक्षाएं हैं, स्कूली स्तर पर हमने बहुत बदलाव किया है परीक्षाओं में, पाठ्य पुस्तकों में, लेकिन उच्च शिक्षा के स्तर पर हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते परीक्षाओं में। हम वही साल के एंड में परीक्षा लेना, छोटे मोटे असाइनमेंट्स ले लेना, कुछ इस तरीके से बच्चों को जज कर लेते हैं। पाठ्य पुस्तकों में भी हम उस स्तर का बदलाव नहीं ला पाए हैं, कोर्सेज में भी उस स्तर के बदलाव नहीं ला पाए हैं। वही पुराने जो विषय थे वो पढ़ाए जा रहे हैं, वही पुराने जो अनुशासन थे, डिसिप्लिन थे, जैसे बीए चल रहा है, मैं वही सारे सब्जेक्ट के साथ चल रहे हैं। नए सब्जेक्ट्स होना, नई बातें आना, वो नहीं हो पाया है। तो परीक्षा प्रणाली और जो पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता है, इनमें हमारी जो उच्च शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं कर पाई, उसको समय के अनुकूल नहीं बना पाई, उसको विश्व की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं बना पाई कि हमारे बच्चे उन चीज़ों को पढ़ के विश्व के ज़रूरतों को, जो पूरी दुनिया में जो डिमांड है, उनको पूरा कर पाने की क्षमता पैदा कर सकें। ऐसा नहीं हो पाया। इसका एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिया था, एक रिपोर्ट है जो बताती है कि बीटेक एमबीए के बच्चे अर्ध कौशल हैं, उनमें सेमी स्किल्ड लोग हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़े हुए भी, मोस्टली उन्हीं का ही हुआ था वो अध्ययन, वो सेमी स्किल्ड पर्सन है, तो उन्हें उस स्तर का वेतन नहीं मिलता है, उस स्तर का कार्य नहीं मिलता जो जिस उम्मीद से वो लोग इतने महंगे कोर्स करते हैं। भाषा की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। स्कूली स्तर पर हम त्रिभाषा सूत्र ले आए और हमने कोशिश की कि हम स्थानीय भाषा को या जो भारतीय भाषाएं हैं, ये जो भारतीय भाषाएं हैं, हम उनको स्थान दे दें। लेकिन उच्च शिक्षा का क्या? उच्च शिक्षा में आज भी जो इंग्लिश है वो अपनी हेजमनी बनाई हुई है, अपनी वर्चस्व, अपनी पावर, शक्ति स्थापित की हुई है। मोस्टली अच्छी किताबें, अच्छी मैगजीन्स जो हैं वो इंग्लिश में प्रोवाइड होती हैं, मटेरियल इंग्लिश में प्रोवाइड होता है। हिंदी में उनका ट्रांसलेटेड वर्जन जो अनुवाद करके दिया जा सकता है वो नहीं दिया जाता, या हिंदी में जो अच्छी किताबें हैं उनको लाइब्रेरी में शामिल नहीं किया जाता है, या पता नहीं है, अज्ञान है उन सब के बारे में। दूसरा कि सिर्फ एग्ज़ाम लिखने की स्वतंत्रता है कई जगहों पर कि हाँ, आप एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं, लेकिन क्लास इंग्लिश में ही होगी। तो ये वाली जो समस्या है कि कक्षा का जो संचालन है और जो टीचर का पूरा डिस्कशन बच्चों के साथ होगा वो इंग्लिश में ही होगा, तो ऐसे में स्थानीय भाषा और हमारी भारतीय भाषाएं जो हैं वो मर जाती है और उनका जो ज्ञान है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और ऐसे बच्चे जो इंग्लिश जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, इनफैक्ट सेकंड लैंग्वेज भी नहीं है, वो बच्चे धीरे धीरे उच्च शिक्षा में अपनी रुचि नहीं रख पाते हैं, सवाल पूछने में झिझकते हैं, टीचर से बात करने में झिझकते हैं, उनको वो किताबें समझ नहीं आती हैं जो एक विदेशी भाषा में लिखी गई हैं, उनको उसके जवाब लिखने मुश्किल होते हैं। तो ये सारी जो समस्या है वो है। मैं एग्जांपल दूँ, जेएनयू में कोशिश की जाती है हम ऐसे वर्ग के बच्चों को लाएं, उनमें पॉइंट सिस्टम होता है जो वंचित में भी वंचित हैं। मतलब अगर एक एससी समुदाय की एक महिला और एक एससी समुदाय का एक पुरुष एडमिशन लेने आएगा तो महिला को देंगे, क्योंकि वो लिंग के आधार पर भी वंचित है और जाति के आधार पर भी वंचित है। तो वंचित से वंचित समुदायों के बच्चों को जेएनयू एडमिशन देता है, उसका तरीका जो एडमिशन देने का है वो बहुत फैंटास्टिक है, बहुत अच्छा है। लेकिन अब फिर उन बच्चों के साथ आप क्या करते हो कि आप इंग्लिश कंपलसरी कर देते हो। आप बोलते हो कि आप भले कोर्स कर लो, इंग्लिश सीखो, लेकिन क्लासेस तो इंग्लिश में ही होंगी, आपको पेपर भी इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, असाइनमेंट भी इंग्लिश में ही देने पड़ेंगे, रिसर्च भी इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी। आप अपनी हिंदी भाषा में या किसी अन्य भाषा में नहीं कर सकते। हिंदी जो कि भारत के बहुत बड़े हिस्से में बोली जाती है, आप उसमें भी परमिशन नहीं देते। तो ये समस्या है भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान। और जेएनयू कितनी बड़ी संस्था है, कितना उसका नाम है,
और उसकी गुणवत्ता का स्तर भी बहुत अच्छा है और हमेशा सुर्खियों में भी बना रहता है। तो लेकिन उसके बावजूद ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, एक उदाहरण दिया है, यही दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी हाल और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब का हाल यही है। तो भाषा की समस्या जो है भारतीय उच्च शिक्षा की एक बड़ी समस्या है, जिसका समाधान अगर हम जल्दी नहीं करते हैं तो हमारा जो ज्ञान है, जो भारतीय ज्ञान है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, काफ़ी ख़त्म हो चुका है, बचा कुचा भी ख़त्म हो जाएगा। सभी वर्गों को शामिल नहीं कर पा रही है आज भी हमारी भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि जो ऊपर के मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं कि निजीकरण है, फीस बहुत ज़्यादा है, भौतिक सुविधाओं का अभाव है, संख्या में बहुत कम है। तो ऐसे में क्या होता है कि महिलाएं जो हैं वो नहीं आ पाती हैं, क्योंकि घर के आसपास नहीं है, शादी हो गई, शादी के बाद प्रॉब्लम हो गई कि रेगुलर कॉलेज नहीं कर सकती। ST/SC समुदाय हैं जो बहुत गरीब परिवार से हैं, मुसहर समुदाय है जो SC में भी बहुत वंचित तरीके से रहता है। तो बच्चे तो स्कूली शिक्षा नहीं ठीक से कर पाते, उनके उनके 2 टाइम का भोजन मिल जाए यही बड़ी बात है। तो वो सारे वर्ग, हायर एजुकेशन तो उनके लिए सपना है। तो आज भी भारतीय उच्च शिक्षा जो है वो अपने सभी वर्गों के युवाओं को शामिल नहीं कर पाई है। वो समस्याएं, हो सकता है उनकी आर्थिक समस्याएं हो, पारिवारिक समस्याएं हो, उनकी अजागरूकता हो, उनमें जागरूकता की कमी हो, उनमें अशिक्षा हो, ये सारे कारण भी हो सकते हैं। लेकिन इसका एक और कारण ये भी है कि हमारी जो सरकार है उसकी तरफ से भी कमी है, संस्थानों की कमी है, फीस का बढ़ना ज़्यादा है, एडमिशन प्रोसेस जो है वो टफ है। तो ये कई और समस्याएं भी हैं जिसकी वजह से कि हतोत्साहित हो जाते हैं लोग, एडमिशन लेने के पूरे प्रोसेस से डरने लग जाते हैं और फिर शामिल ही नहीं हो पाते, उस संस्था का भाग नहीं बन पाते। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये आपका आ जाता है, मुझे नहीं पता इस बार आएगा नहीं आएगा, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ाए हैं, आयोग पढ़ाए थे, संस्थाएं पढ़ाई थी, अगर आप उन सबको ध्यान से पढ़ चुके हैं या पढ़ लेते हैं तो आपको भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था के विकास क्रम को बताने में, उसका विकास कैसे हो रहा है, उसका इतिहास क्या था, उसको बताने में, और आज हमारी भारतीय उच्च शिक्षा की व्यवस्था जो है वो कहाँ, किस पायदान पे खड़ी है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, फ्रॉड का भी इसमें डाल देना कि बहुत सारी संस्थाएं जो हैं वो अवैध होती हैं, और लेकिन क्योंकि अगर छात्र छात्राओं में अगर अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो एक अलग किस्म के झंझट में फंस जाते हैं, एक अलग तरीके की समस्या में फंस जाते हैं। और ऑनलाइन मेथड जो मैंने पार राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बताई है उसका भी आप एग्जाम्पल यहाँ पर दे देना कि ये सारी उभरती हुई समस्याएं हैं, निजीकरण होना, फ्रॉड संस्थाओं का ज़्यादा हो जाना, ये सारी जो है वो बढ़ती हुई समस्याएं हैं। तो ये क्वेश्चन आप बहुत डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आप कर सकते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आज का हमारा सिलेबस, आज के हमारी जो बातचीत है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन आपके क्वेश्चंस और आपको अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आया है तो उस पर मैं बात कर लूँगी। अब आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो मिलेगी नहीं मिलेगी बच्चे मुझे ये नहीं पता, लेकिन पीपीटी मैंने अपने ब्लॉग पर अपलोड कर दी हैं और आज की पीपीटी भी मैं कर दूंगी। तो पीपीटी 1, पीपीटी 2 और फर्स्ट क्लास का जितना भी मैंने पढ़ाया था, जितने आयोग थे, कमीशंस थी और संस्थानें थी, ये सब शिक्षा बिना बोझ के, और इतिहास था जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था का, ये सब का मटेरियल पीडीएफ में हिंदी में मैंने अवेलेबल करा दिया है अपने ब्लॉग पे। तो आप लोग उस ब्लॉग को देख लीजिए, पीपीटी भी आपको वहीं से मिल जाएगी। एग्ज़ाम कब होंगे नहीं पता, अभी कंटेंट से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, ब्लॉग लिख लीजिए। हिंदी में हम HINDI, हिंदी, स्पेस मत दीजिएगा कहीं भी, HINDIMEHUM.BLOG, blogspot.com, कहीं कोई स्पेस नहीं है,
ठीक है, तो हिंदी में हम .blogspot.com ये वेबसाइट, हिंदी में हम .blogspot.com। नेट में दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक सेकेंड रुकिए। संविधान के 73वें 74वें संशोधन शिक्षा में स्थानीय निकायों की भूमिकाएं। 73वां 74वां संविधान संशोधन जो है 73वां पंचायती राज के लिए थे, 74वां जो है वो नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के संचालन के लिए थे। तो इसमें सेम वही बात आ जाएगी कि जो 73वें संविधान संशोधन की जो मैं भूमिका है 74वें कि स्थानीय स्तर पर जो फंड मिलेगा, स्थानीय स्तर पर जो संचालन होगा विद्यालयों का, उस कॉन्टेक्स्ट में इसको जवाब देना है इस आंसर को कि जो वित्तीय प्रबंध होगा और वहाँ का जो मैनेजमेंट होगा वो इनके जरिए होगा। तो बात वही है, आप इस क्वेश्चन को बताएंगे कि कैसे पंचायती राज और नगर निगम और नगर पालिकाओं के माध्यम से स्कूलों को बूस्ट किया जाता है, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है। जो फर्स्ट क्लास थी उसके नोट्स और उसकी पीपीटी वो सब उस ब्लॉग पे है। अभी जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। शिक्षा के लिए संधान संबंधी दृष्टि क्या है? ये क्या बोलना चाह रहे हो, ये मुझे समझ नहीं आया। संधान संबंधी दृष्टि, इस क्वेश्चन को पूरा थोड़ा एक्सप्लेन करो कि शिक्षा के लिए संधान, ये मेरे को ये जवाब, ये क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। हिंदी में हम .blogspot.com, बार बार आप लोग वेबसाइट क्यों पूछ रहे हैं, गूगल पे सीधे सर्च कीजिए आ जाएगा। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 इसकी फुल फॉर्म है। आज मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगी तो आप इस पीपीटी को फिर से देख लीजिएगा। नीपा की जो बात आप कर रहे हैं ये भी स्कूली स्तर पर, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रामिंग आई थिंक ये है NCERT के बगल में ही थी ये नीपा। ये भी शोध का काम करवाती है नीपा, और स्कूली स्तर और उच्च शिक्षा के स्तर पर होने वाले बदलावों के बारे में भी बात करती है। एक्चुअली क्या है कि 3 दिन का टाइम है हमारे पास, टाइम लिमिट कम है, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हो सकता है वो अभी इस बातचीत में चर्चा में ना आए हों, लेकिन मोस्टली आ गए हैं। गूगल पर आप सर्च कीजिए। कोई और क्वेश्चन किसी का है? नोट्स किस नाम से जब आप सर्च करोगे तो उसमें PPT 1 PPT 2, PPT 1 जो है वो फर्स्ट डे की है, 2 जो है वो सेकेंड डे की है, और PPT 3 जो मैं आज अपलोड करूँगी तो वो थर्ड डे की होगी। और जो PDF मैंने किया है वो शिक्षा भारत में शिक्षा का विकास या भारतीय शिक्षा का विकास इस तरीके के नाम का है। इस साइट पे जो है बहुत सारे सेकंड ईयर का भी मटेरियल है, तो आप लोगों को वो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप थर्ड ईयर का देखें और वही टॉपिक देखें। अभी जो लेटेस्ट मैंने अभी 3-4 दिन पहले कल ही डाले, सिर्फ वो देखें, पुराना देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो थर्ड ईयर का देखें, सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर या कुछ और जो पॉलिटिकल साइंस के नोट्स होंगे उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। देखना चाहते हो तो देख लेना, लेकिन अभी के हिसाब से वही देखना। क्वेश्चंस के बारे में आप कह रहे हैं तो
मैंने पहले भी बोला है, आयोगों पर बन जाएगा। आयोग बहुत ज़्यादा भी नहीं है, शिक्षा बिना बोझ के ये शॉर्ट में भी आ जाता है, कई बार लॉन्ग में भी आ जाता है, और बहुत इजी सा टॉपिक है। 1986 की पॉलिसी पढ़ लेना, 1992 उसका संशोधित रूप था, तो आप चाहे 1992 पढ़ लो या 96 पढ़ लो, वो ठीक ही रहेगा। दोनों पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये वाली जो पॉलिसी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको ज़रूर पढ़ लेना। शिक्षा बिना बोझ के पढ़कर जाना। कोठारी अब कमीशन में मुदारलिया कमीशन, कोठारी कमीशन और ये 3 कमीशंस हैं। अब मैं कैसे बोलूँ कि इसको मत पढ़ो और उसको मत पढ़ो, तो मेरे हिसाब से तो तीनों को पढ़ना है। इसलिए भी एक तौर पर, ऊपरी तौर पर पढ़ लेना, क्योंकि अगर उच्च शिक्षा का कोई सवाल आता है तो आपको थोड़ा बहुत विश्वविद्यालय आयोग के बारे में भी जानना चाहिए। और अगर आपका क्वेश्चन स्कूली शिक्षा के बारे में आता है तो माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो मुदारलिया आयोग के बारे में मैंने पढ़ाया था, कोठारी के बारे में पढ़ाया था, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो मैंने अभी टॉपिक शॉर्ट में करवाए हैं, मैंने बताया है कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो ये पढ़ लेना। वैश्विक परिवर्तन में उच्च शिक्षा किस तरीके से अपना रूप बदल रही है, ये मैंने समझा दिया है आपको, तो ये बनता है क्वेश्चन, ये कर लेना। स्कूली स्तर की जो शिक्षा है उनकी क्या समस्याएं हैं, और उनका वित्तीय पोषण किस तरीके से होता है, वित्तीय पोषण वाला जो मैंने बताया है वो आप बता देना। जो भी पिछले 2 दिनों की क्लास नहीं ले पाए हैं, अब आप एक काम कीजिए, आप हिंदी में हम .blogspot.com पर जाइए और वहाँ की पीपीटी और रीडिंग मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए और उससे पढ़ लीजिए। तो पीपीटी हो जाएगी, पीडीएफ्स हो जाएंगी और आपकी किताबें हो जाएंगी। इतना बहुत होगा आपके लिए पढ़ना, अभी फिलहाल इतना पढ़ना शुरू कर दीजिए। लास्ट क्लास आपकी शो यहाँ नहीं होगी, आई थिंक। मुझे नहीं लगता कि पिछली क्लास का वीडियो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर ये डाउनलोड कर देते हैं आपका साइट पे SOL की, तो शायद आपको लास्ट की क्लासेस 2 मिल जाए। नहीं तो आप एक काम कीजिए, आप पीपीटी ले लीजिए हिंदी में हम .blogspot.com। इंग्लिश में है वो पीपीटी। आप इतनी टफ, फर्स्ट जो पीपीटी है वो इंग्लिश में है, वो इतनी कोई टफ इंग्लिश नहीं है। आप कोशिश करें उसको समझ लें। अब फिर से उस पीपीटी को हिंदी में, मटेरियल लेकिन सारा हिंदी में है, तो आप वो PDF पढ़ लें। चहुमुखी विकास मतलब उसका ओवरऑल डेवलपमेंट, कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास होना। NCF और इग्नू का अगर क्वेश्चन आता है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। NCF शॉर्ट क्वेश्चन में आया है कई बार, ठीक है। और जहाँ तक रही इग्नू की बात, तो इग्नू डिस्टेंस एजुकेशन मोड जब हम पढ़ते हैं, जिसमें आप इग्नू भी लाते हो, जिसमें आप SOL जैसी संस्थाएं भी लाते हो, जिसमें आप पार राष्ट्रीय संस्थाएं भी लाते हो, कि पार राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से काम करती है, कि एक देश में बैठा हुआ बच्चा डिस्टेंस मोड में दूसरे देश में पढ़ रहा है, तो आप उसको समझाते हुए इग्नू का जिक्र कर देते हो। और इग्नू अलग से अगर पूछते हैं तो सिर्फ शॉर्ट में पूछेंगे, या अगर आपसे हायर एजुकेशन के बारे में पूछते हैं कि हायर एजुकेशन की क्या क्या संस्थाएं हैं और हमारे देश में भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था का विकास कैसे हो रहा है, या इसके आयाम कौन कौन से, तो वहाँ पर आप इग्नू को एक सेंटेंस, मतलब एक पैरा में आप समझा सकते हैं कि हाँ, ये भी एक तरीका है, भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था का एक ये भी आयाम है जिसको हमें समझना ज़रूरी है, कि डिस्टेंस मोड में चीज़ें कैसे होती हैं। सहभागी शिक्षा की आप अलग अलग संस्थानों के साथ सहभागिता करते हैं, साझेदारी करते हैं। इसका मैंने आपको स्पेशली एग्जाम्पल भी दिया है बहुत डिटेल में, कि कोई NGO है, अगर वो महिला शिक्षा के क्षेत्र में उनके सशक्तिकरण के लिए अगर काम कर रही है, तो कैसे उस एरिया के जो स्कूल्स हैं
उनमें अवेयरनेस प्रोग्राम देने का काम कर सकती है। वहाँ एरिया में जो बच्चे जो माता पिता अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते उनमें जागरूकता करने का काम करती है। वहाँ टीचर से कांटेक्ट करके उन समस्याओं के बारे में समझ सकती है कि जो कि स्कूल में किस वजह से नहीं आ रही। हो सकता है कि स्कूल बहुत दूरी पर हो, इस वजह से ना आ रहे हो, तो सरकार से ये गुहार या सरकार पर ये दबाव भी बना सकती है कि वो इस एरिया में स्कूल खोले। तो ये सारे काम, ये होती है साझेदारी या सहभागी शिक्षा, कि जब हम 2 या 3 संस्थानें साथ में मिलकर शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं, उसकी समृद्धि करते हैं। शिक्षा के जो विभिन्न स्रोत हैं, मतलब कि जो इसका वित्तीय स्रोत है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उसको देख लीजिए। और इसमें कोई ऐसा कोई टफ चीज़ नहीं है, अलग अलग सोर्सेज हैं। और ये सोर्सेज होना क्यों ज़रूरी है, पूंजी जो पूंजी वाला आयाम है ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये सब आप चीज़ें बताते हुए सोर्सेज, उन सोर्सेज को अलग अलग पीपीटी में पूरी डिटेल में है, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर देंगे तो आराम से आपके नंबर आ जाएंगे। और किसी को कोई क्वेश्चन है? भौतिक सुविधाओं के अभाव का मतलब होता है कि वहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग या इमारत, पुस्तकालयों की सुविधाएं, पेयजल और शौचालयों की सुविधाएं, ये सब बहुत कम है। टीचर्स और स्टूडेंट के रिलेशनशिप्स जो हैं वो मित्रवत नहीं है, दंड जैसी व्यवस्थाएं हैं, या पूंजी का अभाव है वहाँ पर। ये सारी मैं बात कर रही थी। उसमें मैंने एक टाइटल देखिए, उसके अंदर के जो सब टाइटल्स है उसको डिटेल में बता दिया था। एक पीपीटी की लैंग्वेज इंग्लिश में है, बाकी हिंदी में है। अब आपका जो हिंदी और इंग्लिश का वो चल रहा है आपस में, कि एक कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि इंग्लिश में आप पीपीटी बनाए, कुछ बोलते हैं हिंदी में बनाए। तो अभी तो हिंदी में जो है वो हिंदी में रहेंगी, जो इंग्लिश में रहेंगी। मटेरियल हिंदी में दे रही हूँ, कोशिश करूँगी इंग्लिश में भी अपलोड कर दूँ, देख लेना। जाकिर हुसैन रिपोर्ट बार बार बोला है कि वारदा शिक्षा योजना, नई तालीम, जाकिर हुसैन रिपोर्ट। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन आता है, नो डाउट नई तालीम पे क्वेश्चन आ सकता है। प्राथमिक शिक्षा पर जब बात करेंगे, शिक्षा के अधिकार पे जब बात करेंगे, तो नई तालीम जैसे या जाकिर हुसैन या एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट की कौशल के जरिए शिक्षा, ये सारा क्वेश्चन आ सकता है। तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना, सब सेम है। क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन, जाकिर हुसैन रिपोर्ट, महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन, वारदा शिक्षा योजना, नई तालीम, ये एक ही नाम है। और जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था नई तालीम, वही है जो मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ा दिया था, 1937 वाली। पीपीटी 2 कर चुकी हूँ मैं अपलोड, तीसरी आज कर दूंगी, तो देख लेना। 10+2+3 का मतलब है 10वीं +2 11वीं 12वीं और 3 साल डिग्री के। ये नेक के बारे में मैंने पढ़ा दिया है कि जो नेक है वो, उसका नाम है राष्ट्रीय प्रत्ययन मूल्यांकन परिषद। और ये जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, डिपार्टमेंट, अदर इंस्टीट्यूट्स जो हैं, इनकी गुणवत्ता को मापने का काम करती है। ये एक स्वतंत्र निकाय है और खुद यूनिवर्सिटीज़ या जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, नेक को इनवाइट करते हैं कि आप आएँ और हमारे जो सुविधाएं और उनको आप क्रेडिट दीजिए कि हम किस स्टैंडर्ड पे हैं। ये आते हैं वहाँ की भौतिक सुविधाओं को देखते हुए, वहाँ के बच्चों की परफॉर्मेंस को देखते हुए, पूरे साल या 2 साल की जो उनकी गतिविधियां हैं उस प्रोग्रेस को देखते हुए ये ग्रेड देते हैं, जैसे कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, A+B+C+D, इस तरीके से देते हैं। और A+ का मतलब बहुत अच्छा, और धीरे धीरे ऐसे ऐसे कम। तो इन संस्थाओं को ग्रेड देने का काम करते हैं, और इस ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर बहुत सारे बच्चे
और अभिभावक पेरेंट्स ये डिसीजन लेते हैं उन्हें किस कॉलेज में भेजना है, कौन सा कॉलेज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे तो आप पूरे साल बैठ के देख नहीं सकते हो ना कि कौन सा कॉलेज कितना क्या क्या प्रोग्राम्स कर रहा है, क्या अच्छा कर रहा है, पढ़ाई कहाँ की अच्छी है, कहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा है। हर चीज़, हर आयाम हम जाकर नहीं देख सकते हर दिन। तो नैक एक ऐसी संस्था है जो ग्रेड दे देती है और उस ग्रेड के बेसिस पे हम ये जानते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़, कौन सा कॉलेज, कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। तो इसकी गुणवत्ता का अंदाज़ा हम लगा लेते हैं। एकेडमिक प्रोग्राम और कोर्स पता नहीं। डिस्टेंस एजुकेशन मैं बता चुकी हूँ, इसी में मैंने इग्नू पढ़ाया आपको। ओपन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन में ऑब्वियसली कि इग्नू और आपका SOL एक पूरी तरीके से सेम भी नहीं है और पूरी तरीके से अलग भी नहीं है। ठीक है, तो इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ अंतर होता है, तो वो चीज़ है। लेकिन ये दोनों ही क्या करते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। सपोज कीजिए कि आप MP में रहते हैं, आपको एग्ज़ाम देने के लिए फिर यहाँ आना है, DU का जो एग्ज़ाम हो रहा है। लेकिन आप इग्नू में हैं तो आपके वहाँ पर उनके स्टडी सेंटर्स बने हुए हैं। अब चीज़ें देखिए कि उनका मेन जो है इग्नू का यहाँ पर है कैंपस, लेकिन उनके जो अध्ययन केंद्र हैं वो हर जगह, पूरे देश के बाहर भी कुछ कंट्रीज़ में है अध्ययन केंद्र। उन अध्ययन केंद्रों में वो बच्चे क्लासेस लेते हैं और उनके एग्ज़ाम्स भी वो कंडक्ट कराते हैं, चाहे ऑनलाइन के तरीके से करवा रहे हैं या दूसरे तरीके से। तो उनको वहीं पर वो सब चीज़ें मिल जा रही हैं, उनको पुस्तकें, उनको ऑडियो वीडियो सब मिल जा रहा है। आप लोगों का क्या है कि आप लोग SOL में हैं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रही है जैसे इग्नू कराता है, लेकिन इसके अपने जो संस्थाएं हैं उसकी लिमिटेशन है कि वो दिल्ली में है। और दूसरी बात कि आपको एग्ज़ाम देने यहीं आना है, आपकी जो क्लासेस के जो केंद्र हैं वो इसी स्टेट में है, वो बाहर के स्टेट में नहीं है। तो इस लिहाज से इन दोनों में अंतर है, SOL में और इग्नू में, ये दोनों एक नहीं है। शिक्षा में नैक की भूमिका बता सकते हैं, ये मैंने बता दिया। उच्च शिक्षा में आप बताएंगे गुणवत्ता को मापने के लिए ये है, फंडिंग देने के लिए UGC है, पार शिक्षा है, सहभागी शिक्षा व्यवस्था है, ये सब चीज़ें हैं, ये आप बताएंगे। ठीक है, तो लगभग क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। बाकी क्या कहते हैं, आप लोग ब्लॉग देखिए। हिंदी में हम फिर से बता रही हूँ, HINDI हिंदी, स्पेस नहीं है कहीं भी, HINDIMEHUM हिंदी में हम .BLOGSPOT blogspot, इसके बीच में कहीं डॉट नहीं है, ये एक है। हिंदी में हम .blogspot.com, SPORT नहीं, R नहीं है, BLOGSPOT.com। तो आप नोट कर लीजिए, HINDIMEHUM.BLOGSPOT.com। ठीक है, आप लोगों के लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम क्लास ओवर करते हैं।